हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल दैट इज आईपी ट्रेंड। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं डाटा हैंडलिंग विद पांडास में डाटा फ्रेम ऑपरेशंस के बारे में। एज यू नो कि हमारे सिलेबस में जो फर्स्ट यूनिट है वो 30 मार्क्स की आने वाली है। यहाँ पे ये आपके सामने सिलेबस खुला हुआ है तो आप यहाँ पे देख भी सकते हैं। ये हमारी फर्स्ट यूनिट है, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास एंड डाटा विजुअलाइजेशन, और ये हमारी 30 मार्क्स कवर कर रही है। आउट ऑफ 70 30 मार्क्स बहुत बड़ा पोर्शन होता है, यानी कि अगर आपने एक यूनिट को भी अच्छे से कर लिया तो आप बहुत इजीली जो है पास हो सकते हैं। तो इस यूनिट को बेसिकली 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। हमारे पास डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास में हमारे सीरीज और डाटा फ्रेम कवर होते हैं, और डाटा विजुअलाइजेशन में जो ग्राफ वाला पार्ट होता है, हिस्टोग्राम, बार चार्ट वगैरह, वो कवर होते हैं। तो हमने डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है सीरीज ऑपरेशन और डाटा फ्रेम के बेसिक ऑपरेशंस कवर हुए हैं, और पार्ट 2 में डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन को कवर किया गया, और थर्ड पार्ट जो है हमारा वो हमारा डाटा विजुअलाइजेशन है। हम इसका फर्स्ट पार्ट जो है वो ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दिए हुए हैं, जिसमें हमने सीरीज की पूरी प्लेलिस्ट का लिंक आपके पास है। डाटा फ्रेम की जो बेसिक वीडियोस हैं उसमें 13 वीडियोस हैं, जिसमें सारे ये ऑपरेशंस डिटेल में कवर्ड है। उसका लिंक भी आपके पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अब जो हमारा सेकंड पार्ट आता है, डाटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास पार्ट 2, इसमें हमारे डाटा फ्रेम के एडवांस्ड ऑपरेशन है। इसका एक पार्ट हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, और उस एक पार्ट में हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक को कंप्लीट कवर किया था, यानी कि ये जितने भी फंक्शंस हैं, मैक्स, मीन, काउंट, सम, मीन, मीडियन, मोड, क्वार्टाइल, वेरिएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सारे मेथड्स हमने उसमें कवर कर लिए हैं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं डाटा फ्रेम की एडवांस्ड वीडियोस का पार्ट 2, और उसमें हम स्टार्ट करेंगे पाइवटिंग से। सबसे पहला टॉपिक हम पाइवटिंग स्टार्ट करेंगे। तो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आपको वीडियो समझ आ रही हैं, पसंद आ रही हैं, तो उन्हें लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। साथ ही साथ जब भी आप वीडियो देख रहे हैं, अगर किसी भी पॉइंट पे आपको कोई भी डाउट आता है या कोई भी चीज आपको समझ नहीं आती है, तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो, यानी कि पाइवटिंग वाला हमारा टॉपिक। तो ये है हमारा सिलेबस। हम सुमिता अरोड़ा वाली बुक यूज कर रहे हैं, क्योंकि इंफॉर्मेटिक प्रैक्टिसेस और कंप्यूटर साइंस के लिए हम जनरली सुमिता अरोड़ा ही यूज करते हैं। तो ये हमारा आज से जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज एडवांस्ड ऑपरेशन ऑन डाटा फ्रेम। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जितने भी ऑपरेशन हैं डाटा फ्रेम के, एग्रीगेशन, ग्रुप बाय, सॉर्टिंग, डिलीटिंग, रीनेम, इंडेक्सिंग, पाइवटिंग, ये सारे के सारे क्या हैं? एडवांस्ड ऑपरेशन है। तो फर्स्ट जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो है हमारा पाइवटिंग। ठीक है, अब इसे स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि पाइवटिंग होती क्या है। ठीक है, जिन बच्चों को कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज है या जिन्होंने एक्सेल कभी यूज किया है, उन्हें पाइवटिंग के बारे में थोड़ा बहुत पता होगा कि पाइवटिंग जो है वो क्या होती है। बट जिन स्टूडेंट ने कंप्यूटर्स कभी नहीं पढ़ी है छोटी क्लासेस में, उन्हें मे बी पाइवटिंग के बारे में कोई नॉलेज नहीं होगी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि पाइवटिंग होता क्या है, क्योंकि अगर हमें उसका बेसिक नहीं पता होगा तो हमारे लिए समझना जो है वो मुश्किल होगा। किसी भी टेबल को अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंट करना, वो होता है हमारा पाइवटिंग। हमारे पास कोई भी डाटा है, थ्योरेटिकल, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में, बहुत लेंथी डाटा है, उसे पढ़ना समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है। तो उसे जब हम समराइज कर देते हैं, एक रिपोर्ट रेडी कर देते हैं, जनरली वो होती है हमारी पाइवटिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बिफोर वी डिस्कस द पाइवट फंक्शंस ऑफ पाइथन पांडास, यू शुड नो व्हाट पाइवटिंग इज। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमें ये पता हो कि पाइवटिंग होती क्या है एंड व्हाई दिस इज यूज्ड, और इसका यूज क्या है। पाइवटिंग इज एक्चुअली अ समरी टेक्निक। पाइवटिंग क्या होती है? समरी टेक्निक होती है दैट वर्क्स ऑन टेबुलर डाटा, यानी कि हम जब टेबुलर डाटा को समराइज करके रिप्रेजेंट करते हैं तो वो हमारी टेक्निक क्या कहलाती है? पाइवटिंग कहलाती है। पाइवटिंग टेक्निक रीअरेंजेस द डाटा फ्रॉम द रोज एंड कॉलम्स, यानी कि जो हमारी एक्चुअल टेबल के रोज और कॉलम्स होते हैं, पाइवटिंग उन रोज और कॉलम को रीअरेंज कर देती है by possibly aggregating data from multiple sources।
एग्रीगेटिंग का मतलब क्या होता है? डाटा को कंबाइन कर देना, इकट्ठा कर देना, मर्ज कर देना। तो जो हमारे पास अलग अलग जगह से डाटा आ रहा होता है उसे समराइज करके, एग्रीगेट करके, कंबाइन करके रीअरेंज कर देती है, ताकि जो हमारे पास सामने स्क्रीन पे एक इंफॉर्मेशन प्रेजेंट हो वो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाए। डाटा फ्रॉम मल्टीपल सोर्सेज इन अ रिपोर्ट फॉर्म, यानी कि पाइवेटिंग जो हमें डाटा प्रेजेंट करती है वो किस फॉर्म में होता है? एक रिपोर्ट की फॉर्म में होता है, विद रोज ट्रांसफर्ड इनटू कॉलम्स, जिसमें हमारी जो रो होती हैं वो किस में बदल चुकी होती हैं? कॉलम्स में बदल चुकी होती हैं, so that data can be viewed in a different perspective। क्योंकि जब हम पहले जिस तरीके से डाटा देख रहे थे उस तरीके से अगर हमें हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन नहीं मिल रही थी तो वो डाटा का व्यू पॉइंट जो है वो चेंज कर देती है, एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव हमारे सामने रखती है। गॉट इट? नो, डोंट वरी। ये अब हमारी बुक की लाइन्स हैं, क्योंकि बुक में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए उन्होंने ये सब ऐड किया हुआ है कि क्या आपको अभी तक समझ में आ गया है कि पाइवेटिंग क्या होती है? अगर नहीं तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। कम बैक टू द अबव पैराग्राफ आफ्टर गोइंग थ्रू द फॉलोइंग लाइन्स। जब हम ये कुछ लाइन्स पढ़ लेंगे उसके बाद हमें पहले वाले पैराग्राफ की पूरी सेंस जो है वो समझ में आएगी। देन द अबव पैराग्राफ विल मेक फुल सेंस टू यू। ठीक है, क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा वो क्या थी? थ्योरी थी कि पाइवेटिंग होती क्या है। अब यहाँ आपके सामने एक एग्जाम्पल जो है वो गिवन है जिससे हमें इजीली समझ आ जाएगा। इन सिंपलेस्ट टर्म द पाइवेटिंग मीन्स समराइजिंग, क्योंकि एग्रीगेशन का मीन्स भी क्या होता है? समराइज। समराइज कहो, कंबाइन करना कहो, एग्रीगेट करना कहो, ऑल आर द सेम थिंग्स। Pivoting means aggregating the data in a way to make understanding of descriptive data easier। यानी कि हमारे पास जो एक लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्टिव डाटा होता है उसे समझने में आसानी हो जाती है, किसकी हेल्प से? समराइजेशन की हेल्प से। उसके लिए हम एग्जाम्पल देखते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास दो इमेजेस हैं, इमेज 1 और इमेज 2। यहाँ पे अब ये देखिए, इस इमेज में जो है वो डिस्क्रिप्टिव डाटा है। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव डाटा कैसे? यहाँ देखिए, ग्रॉल ग्रॉल ग्रॉल, काफी बार ग्रॉल ग्रॉल लिखा हुआ है, उसके बाद स्नॉट स्नॉट लिखा हुआ है, फिर ग्रॉल लिखा हुआ है, फिर स्नॉट लिखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा ओरिजिनल डाटा है। अब हमसे कोई पूछे यहाँ कितनी बार ग्रॉल है, कितनी बार स्नॉट है, क्या कुछ है, इस पूरी पिक्चर को देख के हमें सारी चीजें जो है एक्सप्लेन करनी है। तो इस पिक्चर को देख के एक्सप्लेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, बट जब हमने इसकी पाइवेटिंग कर दी तो हमारे पास डाटा जो है वो समराइज फॉर्म में आ गया। यहाँ पर देखिए, 2 लाइट ब्राउन एंड 2 डार्क ब्राउन बियर्स। ये जो बियर हैं, टोटल कितने बियर हैं यहाँ पे? 4। 2 लाइट ब्राउन कलर के हैं और 2 डार्क ब्राउन कलर के हैं। 3 adults and 1 cub। ये पीछे जो है ये तीनों जो है वो अडल्ट हैं और ये एक जो है वो क्या है? कब है। 21 ग्राउल्स। ये यहाँ पे हमें नहीं पता था कितने ग्राउल्स हैं, लेकिन यहाँ पे हमें देख के क्लियरली पता चल रहा है कि 21 टाइम ग्राउल्स लिखा हुआ है। आप इसे वेरीफाई भी कर सकते हैं, हर रो में 3 टाइम्स है। सो 3 + 3 6, देन 9 12 15 18, यहाँ पे 18 हो गया, उसके बाद ये स्नोट आया, फिर उसके बाद ग्रोल आया, तो ये 21, यानी कि 21 ग्रोल है और स्नोट कितने हैं? 3 यहाँ पर है, उसके बाद 3 यहाँ पर है और उसके बाद 3 यहाँ पर है, यानी कि टोटल 9 जो है वो स्नोट है। तो 21 टाइम्स ग्रॉल्स है और 9 टाइम्स क्या है? स्नोट है। तो इस डाटा को एक्सप्लेन करना इजी था या फिर इस डाटा को? यहाँ तो हमें देख के इतना अच्छे से समझ नहीं आ रहा था जितना कि यहाँ से आ रहा है। तो यही होता है कि जब हम डिस्क्रिप्टिव डाटा को समराइज कर देते हैं, उसकी पाइवेटिंग कर देते हैं, तो वो चीजें एक्सप्लेन करना हमारे लिए इजी हो जाता है। कंसिडर above figure where you can see the representation of same data। दोनों ही फिगर्स में सेम डाटा जो है वो शो हो रहा है, कंसिस्टिंग ऑफ एन इमेज एंड एनिमल साउंड। वहां पे एक इमेज है और एनिमल्स की साउंड है, लेकिन दो अलग अलग फॉर्म्स में रिप्रेजेंटेड है। 2.2a जो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ओरिजिनल डाटा इन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म, यानी कि पहले वाली जो फिगर है वो हमारे डाटा को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है, बट फिगर 2.2b रिप्रेजेंट द सेम डिस्क्रिप्टिव डाटा इन अ समराइज्ड फॉर्म। लेकिन जो सेकंड फिगर है वो उसी डाटा को समराइज्ड फॉर्म में रिप्रेजेंट कर रही है। दिस इज व्हाट पाइवेटिंग डज टू एक्सटेंसिव डाटा सेट्स। और पाइवेटिंग जो है वो
एक्सटेंसिव डाटा सेट्स के साथ यही करती है, यानी कि जब हमारे पास बहुत लंबी चौड़ी टेबल्स होती हैं, उन टेबल्स को समराइज फॉर्म में रिप्रेजेंट करने का काम किसका होता है? पाइवेटिंग का होता है. What pivoting does to a real data set can be depicted through the following 2 points. कि वो actual data sets के साथ क्या करती है, ये आप इन 2 points से समझ सकते हैं. It summarize extensive data, यानी कि जो बड़ा डाटा होता है ये उसकी समरी बना देती है, उसे एग्रीगेट कर देती है, बहुत छोटी फॉर्म में हमें शो करती है. It rotate or pivots data by transforming rows into कॉलम. ये क्या करती है? रोज को कॉलम्स में कन्वर्ट कर देती है, जिससे हमें डाटा जो है वो बहुत इजीली समझ आता है. यानी कि जो रिलेटेड रोज होती हैं ये उन्हें किसमें कन्वर्ट कर देती है? कॉलम्स में. कैसे कर देती है उसकी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारी चीजें पढ़ेंगे और उससे आपको बहुत इजीली सब कुछ समझ आ जाएगा. Now that you have an idea of what pivoting of data is, अब तक I think सबको समझ आ गया होगा कि pivoting of data का मतलब क्या होता है, यानी कि डाटा को समराइज करने का मतलब होता है डाटा की pivoting करना. Let us understand pivoting with the help of some real life data. अभी तक तो हमने random examples लिए थे, अब हम real life से जुड़े हुए example लेकर pivoting को समझने की कोशिश करेंगे और इसी एग्जाम्पल पर हम हमारे पाइथन पांडास के पाइवट फंक्शन को भी यूज करेंगे. मान लीजिए हमारे पास एक ऑनलाइन ट्यूटरिंग कंपनी है जो कि क्या कर रही है? डाटा मेंटेन कर रही है कि उस कंपनी के कौन कौन से ट्यूटर्स किस किस कंट्री में क्लासेस प्रोवाइड कर रहे हैं और कौन सी कंट्री में कितनी क्लासेस जो है प्रोवाइड कर रहे हैं. मेंटेन इट्स डाटा अबाउट tutors and online classes in the following table. जो ये following table यहाँ पे दी हुई है, इस फॉर्म में वो डाटा को स्टोर करके रख रही है. यहाँ पे वही चीज है कि ट्यूटर्स के नाम स्टोर किए हैं, हर ट्यूटर ने कितनी क्लासेस ली हैं वो स्टोर किया है और किस कंट्री में क्लासेस ली हैं वो हमने स्टोर किया है. ठीक है. अब ये तो डाटा जो है बहुत ही छोटा सा है, सिर्फ 5 रो है हमारे पास. हमें इजीली इसे देख के समझ आ रहा है कि ताहिरा ने सिर्फ यूएसए में क्लास ली है और किसी कंट्री में क्लास नहीं ली. ताहिरा एक ही बार आया है और कितनी क्लासेस ली है? 28. गुरजोत ने यूके में क्लासेस ली है, अनुषा ने जापान में, जकोब ने यूएसए में और वेंकट ने ब्राजील में. सिर्फ 5 रो थी, एक बार देखते ही हमें जो है सब कुछ समझ आ गया. From the above table, it is easier to make out how many classes were taken by a tutor and how many classes were held for a country. यानी कि ऊपर वाली टेबल को देख के बहुत आसानी से हमें समझ आ रहा है कि हर ट्यूटर ने कितनी क्लास ली है और हर कंट्री में टोटल कितनी क्लासेस जो है हुई है. यहाँ से आप देख सकते हो यूएसए में टोटल कितनी क्लास हुई है. यूएसए 2 बार आ रहा है तो यहाँ पे 28 क्लास हुई है. 32 तो 28 प्लस 32 हमारे पास कितना हो जाएगा? 60 क्लासेस हो जाएंगे. ब्राजील में सिर्फ 40 हुई है, जापान में 41 एंड यूके में 36 क्लासेस हुई है. एज द अबव टेबल इज नॉट अ लार्ज टेबल, क्योंकि अबव टेबल जो है वो ज्यादा बड़ी नहीं है, सिर्फ 5 रो है, तो हम इजीली जो है कैलकुलेशंस परफॉर्म कर पा रहे हैं. बट इफ यू वांट टू नो हाउ मेनी क्लासेस वर हेल्ड फॉर अ कंट्री, मान लीजिए हमें पता करना है कि एक कंट्री में टोटल कितनी क्लासेस हुई है. ठीक है. अब यहाँ पे तो 5 ही रो थी तो हमने इजीली कर लिया. यूएसए में दो रो थी यूएसए की, बाकी सबकी एक एक थी. बट अगर हमारे पास टेबल ऐसी है जिसमें हमारे पास 5000 रो हैं या फिर 50,000, इधर 5000 और 50,000 हमारे पास एंट्रीज हैं हमारी टेबल में, तो क्या हम ये पता कर सकते हैं कि किस कंट्री में टोटल कितनी क्लासेस हुई हैं? वुड इट स्टिल बी इजियर? नो, क्योंकि तब ये करना आसान नहीं होगा. यहाँ तो बहुत छोटी सी टेबल थी, 5 ही रो थी, हमने कर लिया. बट अगर ये 5000 या 50,000 छोड़िए, अगर ये 100 एंट्रीज या सिर्फ 1000 एंट्रीज भी होती तब भी उस टेबल से हमारे लिए ये इंफॉर्मेशन निकाल पाना मुश्किल हो जाता. तो इसलिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है? पाइवटिंग की जरूरत पड़ती है. So for such situation, there should be a way that transform a specific columns into rows and present information accordingly. तो इसलिए हमें जो है डाटा को समराइज करने की जरूरत पड़ती है ताकि हमें हमारी रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके, और उसे करने का हमारे पास तरीका क्या होता है? पाइवटिंग. ठीक है. अब हम देखेंगे कि हम पाइवटिंग करते कैसे. अब तक हमने पाइवटिंग के बारे में इनफ इंफॉर्मेशन ले ली कि वो क्या होता है, उसका यूज क्या होता है. अब कि उसे यूज करते कैसे हैं, यानी कि पांडास में उसका करने का तरीका क्या होता है.
हम डाटा फ्रेम पे ऑपरेशंस पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, एक डाटा फ्रेम की। जब हमारे पास डाटा फ्रेम होगा तभी हम उसकी पाइवटिंग कर पाएंगे। तो यहाँ हमने वही सेम डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया है जो टेबल हमने अभी अभी प्रीवियसली देखी थी। हमने एक डिक्शनरी बनाई, डिक्शनरी में हमने एक ट्यूटर हेडिंग ली, एक क्लास और एक कंट्री। हमें पता है हमारी डिक्शनरी की हेडिंग जो है डाटा फ्रेम के कॉलम्स बन जाते हैं, और इन तीनों में हमने एंट्रीज ले ली, तो हमारा ये डाटा फ्रेम जो है रेडी हो गया। अब इस डाटा फ्रेम पे हमें लगाना है पाइवट फंक्शन। Once you have represented your data in the form of data frame, यानी कि जब हमने हमारे डाटा को डाटा फ्रेम की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, you can pivot it using function pivot। तो उसके बाद हम इसकी पाइवटिंग कर सकते हैं, कैसे? विद द हेल्प ऑफ पाइवट फंक्शन। ठीक है, यहाँ से हम पाइवट फंक्शन का सिंटेक्स देखेंगे पहले कि पाइवट फंक्शन का सिंटेक्स क्या होता है, और उसके बाद हम आगे फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो पाइवट फंक्शन को यूज कैसे करते हैं? सबसे पहले हम लिखते हैं डाटा फ्रेम का नाम, यानी कि जिस डाटा फ्रेम पे हमें फंक्शन अप्लाई करना है उस डाटा फ्रेम का नाम। लाइक यहाँ पे हमने कौन सा डाटा फ्रेम क्रिएट किया था? डीएफडी। तो हम यहाँ पे क्या यूज करेंगे? डीएफडी डॉट पाइवट, डाटा फ्रेम का नाम डॉट पाइवट फंक्शन। अब पाइवट फंक्शन में हम आर्ग्यूमेंट्स कौन कौन से प्रोवाइड करते हैं? तो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं इंडेक्स। इंडेक्स किस लिए होता है? हमें पता है हम रो नेम जो होते हैं उन्हें हम इंडेक्स बोलते हैं, और जो कॉलम नेम्स होते हैं उन्हें हम कॉलम्स बोलते हैं। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास ये डाटा फ्रेम क्रिएट हुआ, जो हमारे पास टेबल होती है डाटा फ्रेम की, इसमें हमारे पास रो इंडेक्सेस का कोई यूज नहीं होता है। सबसे पहली चीज तो ये, ठीक है, इसमें रो इंडेक्सेस कभी भी मैटर नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ जो मैटर करता है वो क्या होते हैं? हमारे कॉलम इंडेक्सेस। ठीक है, तो रो के कोई भी इंडेक्सेस हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, डाटा फ्रेम के सिर्फ कॉलम इंडेक्सेस यूजफुल होते हैं। अब जो हमारी पाइवट टेबल क्रिएट होगी उसमें हमें रो के प्लेसेस पे क्या चाहिए? हमें रो इंडेक्सेस के रूप में क्या चाहिए? वो हम क्या देंगे? उस कॉलम का नाम जिसे हमें क्या बनाना है? रो बनाना है। ठीक है, अब मान लीजिए मुझे ये देखना है कि किस किस ट्यूटर ने कौन कौन से कंट्री में क्लासेस ली। तो यानी कि मुझे एक साइड क्या रखना पड़ेगा? ट्यूटर रखना पड़ेगा। मान लीजिए यहाँ मैं सारे ट्यूटर्स के नाम रखूंगी। अब उन्होंने कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस ली, तो उसके लिए मैं क्या करूंगी कि यहाँ पे मैं सारे कंट्री नेम्स रख दूंगी, और फिर उसके बाद क्या करूंगी? यहाँ पे वैल्यूज प्लेस करूंगी कि ये जो मेरा फर्स्ट ट्यूटर था इसने फर्स्ट वाली कंट्री में कितनी क्लासेस ली, इसने सेकंड वाली कंट्री में कितनी क्लासेस ली, थर्ड वाली कंट्री में कितनी क्लासेस ली। इस तरीके से जो सेकंड ट्यूटर है उसने, यहाँ पे क्या होगा? जितने टोटल ट्यूटर्स हैं वो यहाँ रो इंडेक्सेस बन जाएंगे, जितने टोटल कंट्रीज हैं वो क्या बन जाएंगी? कॉलम इंडेक्सेस। तो ट्यूटर नेम भी हमारा कॉलम था और कंट्रीज भी हमारी कॉलम थी। तो जिस कॉलम को हमें रो इंडेक्सेस के प्लेस पे लिखना है उसे हम यहाँ इंडेक्स के आगे मेंशन करेंगे, और जिस कॉलम को हमें कॉलम्स में लिखना है उसे हम कॉलम के साथ लिखेंगे। तो यहाँ पे पाइवट फंक्शन में हमने दो आर्ग्यूमेंट दिए। पहला दिया इंडेक्स, इंडेक्स में भी हम एक कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे। दूसरा हमने दिया कॉलम्स, कॉलम्स में भी हम एक कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे। तीसरा हमने दिया वैल्यूज, और वैल्यूज में भी हम क्या करेंगे? कॉलम नेम स्पेसिफाई करेंगे। ये जो आर्ग्यूमेंट्स है, ये जो हमारा नया डाटा फ्रेम बनेगा उसके है, यानी कि ये रो इंडेक्सेस हमारे नए डाटा फ्रेम के बनेंगे, ये कॉलम्स हमारे नए डाटा फ्रेम के बनेंगे, और ये वैल्यूज भी नए डाटा फ्रेम में बनेंगी। लेकिन ये वाले जो कॉलम नेम्स हैं ये हमारे एक्चुअल डाटा के हैं, कि हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम इंडेक्स बनेगा, एक्चुअल डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम कॉलम बनेगा, और एक्चुअल डाटा फ्रेम का कौन सा कॉलम जो है वो वैल्यूज में जाएगा। ठीक है, अब यहाँ हम पाइवट फंक्शन में तीन आर्ग्यूमेंट देते हैं। अब यहाँ पे आप इसे देख के कंफ्यूज मत होना कि हमने जो डाटा फ्रेम लिया उसमें तीन ही कॉलम थे और यहाँ पे तीनों कवर हो गए। चाहे हमारे डाटा फ्रेम में 4 हो, 5 हो, 10 कॉलम हो, कितने भी कॉलम हो, पाइवट फंक्शन में हम सिर्फ और सिर्फ तीन ही आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करते हैं, एक रोज के लिए, एक कॉलम्स के लिए और एक वैल्यूज के लिए। अब ये कौन से कॉलम नेम्स हम देते हैं वो हमारी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है कि हमें इस वक्त इसकी जरूरत है। हम वन बाय वन आगे देखते जाएंगे तो हमें चीजें जो है वो क्लियर हो जाएंगी कि ये कैसे वर्क कर रहा है। आप यहाँ देख सकते हैं उन्होंने मेंशन किया हुआ है, स्पेसिफाई हियर द कॉलम व्हिच इज टू बी ट्रीटेड एज
रो इंडेक्सेस। ठीक है, इंडेक्स के आगे हम वो कॉलम नेम लिखेंगे जिसे हम रोज बनाना चाहते हैं। कॉलम्स के आगे हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यूज को हम कॉलम्स में लिखना चाहते हैं, और वैल्यूज के आगे हम उस कॉलम का नाम लिखेंगे जिसकी वैल्यूज को हम डाटा फ्रेम में स्प्रेड करना चाहते हैं। अब देखते हैं हम एग्जांपल। हमने पाइवट फंक्शन अप्लाई किया, डीएफडी पे अप्लाई किया जो हमारा डाटा फ्रेम था, डीएफडी डॉट पाइवट। अब हमने इंडेक्स में क्या लिया, कंट्रीज, यानी कि हमारे डाटा फ्रेम का जो कंट्री वाला कॉलम है वो क्या बन जाए, इंडेक्स रो बन जाए। तो टोटल हमारे पास कितनी कंट्री थी, यहाँ पे देखिए, यूएसए, यूके, जापान, यूएसए, ब्राजील। तो यूनिक कितनी कंट्रीज हैं, 4 कंट्रीज हैं। तो यहाँ पे हमारे पास रो इंडेक्सेस में कितनी कंट्रीज आ जाएंगी, 4 आ जाएंगी। यूएसए 2 बार आ रहा था, लेकिन यहाँ इंडेक्स में वो 1 ही बार आएगा क्योंकि इधर सिर्फ और सिर्फ यूनिक एंट्रीज आती हैं। ठीक है, तो सेकंड हमने क्या लिया, कॉलम्स में हमने लिया ट्यूटर। ठीक है, तो हमारे ट्यूटर वाले कॉलम में कितनी एंट्रीज थी, ट्यूटर हमारे पास थे ताहिरा, गुरजोत, अनुषा, जकोब एंड वेंकट। 5 ट्यूटर थे। ठीक है, क्योंकि ये 5 नाम है, पांचों यूनिक है, कोई भी रिपीट नहीं हो रहा, तो ये पांचों एंट्रीज कहाँ आ जाएंगी, कॉलम नेम्स बन जाएंगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ कॉलम नेम्स क्या क्या है, अनुषा, गुरजोत, देन जकोब, ताहिरा एंड वेंकट। तो हमारे पास 5 कॉलम्स बन गए और 4 क्या बन गई, रो बन गई। उसके बाद वैल्यूज आर्गुमेंट में हमने क्या लिया, क्लासेस वाला कॉलम। अब क्लासेस वाला कॉलम देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला कॉलम जो है हमारा, ये हमारा क्लासेस का कॉलम है कि यहाँ पे हमें पता चल रहा है कि किस कंट्री में किस ट्यूटर ने कितनी क्लासेस ली है। ठीक है, अब इन वैल्यूज को हम क्या करेंगे, हमारे डाटा फ्रेम में फिल करेंगे। अब इन वैल्यूज को डाटा फ्रेम में फिल कैसे करेंगे, ये हमें चेक करना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम मैचिंग इंडेक्सेस देखेंगे। सबसे पहले फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। ब्राजील कंट्री में अनुषा ने, क्या ब्राजील कंट्री में अनुषा ने कोई क्लास ली थी, ये देखिए यहाँ से ब्राजील कंट्री में अनुषा ने कोई क्लास नहीं ली, तो क्या हो जाएगा, नैन हो जाएगा। यहाँ से आप देख सकते हैं ब्राजील कंट्री में सिर्फ एक ही ट्यूटर ने क्लास ली है, किसने, वेंकट ने, बाकी किसी ट्यूटर ने क्लास नहीं ली। तो जब हम यहाँ पे चेक करेंगे तो ब्राजील में अनुषा ने कोई क्लास नहीं ली, इसलिए नैन स्टोर हो गया। ब्राजील में गुरजोत ने भी कोई क्लास नहीं ली, तो वहां भी नैन हो गया। ब्राजील में जकोब ने भी क्लास नहीं ली, ब्राजील में ताहिरा ने भी क्लास नहीं ली। देन ब्राजील में वेंकट ने क्लासेस ली हैं, कितनी क्लासेस ली हैं, यहाँ से देखिए वेंकट ने ब्राजील में 40 क्लासेस ली हैं, तो इसलिए यहाँ पे हमारे पास डाटा क्या स्टोर हो गया, 40 जो है वो स्टोर हो गया। ठीक है, सिमिलरली जापान के लिए, क्या जापान में अनुषा ने क्लास ली है, हम डाटा फ्रेम से चेक करेंगे। जापान में अनुषा ने ली है और कितनी क्लासेस ली है, 41 क्लासेस ली है। अनुषा के अलावा और किसी ट्यूटर ने जापान में कोई क्लास नहीं ली है, तो इसलिए जापान वाली रो में सिर्फ अनुषा के लिए वैल्यू आई। अनुषा ने यहाँ पे 41 क्लास ली है, बाकी किसी ट्यूटर ने कोई क्लास नहीं ली, तो इसलिए सारा डाटा क्या हो गया, नैन हो गया। देन यूके, यूके में किस किस ट्यूटर ने क्लास ली है, यूके में सिर्फ एक ट्यूटर ने क्लास ली है, किसने, गुरजोत ने, और कितनी क्लासेस ली है, 36 ली है। तो यूके के लिए गुरजोत वाले कॉलम में, यानी कि यूके में सिर्फ गुरजोत ने क्लासेस ली है, कितनी क्लासेस, 36 क्लासेस, और बाकी सब ट्यूटर्स के लिए क्या स्टोर हो गया, नैन। नाउ नेक्स्ट कंट्री इज यूएसए। यूएसए कंट्री में कौन कौन से ट्यूटर ने क्लास ली है, यूएसए में यहाँ से ताहिरा ने क्लास ली है, और यूएसए में जकोब ने क्लास ली है। ताहिरा ने 28 क्लासेस ली है, जकोब ने 32 क्लासेस ली है। तो चलिए देखते हैं, ये देखिए यूएसए में जकोब ने ली थी 32 क्लासेस और ताहिरा ने ली है 28 क्लासेस। वेंकट ने यूएसए में क्लास नहीं ली, तो इसके लिए नैन हो गया। गुरजोत ने यूएसए में क्लास नहीं ली, तो उसके लिए भी नैन हो गया, और अनुषा ने भी यूएसए में कोई क्लास नहीं ली, तो उसके लिए भी क्या स्टोर हो गया, नैन स्टोर हो गया। तो यहाँ हमारे एक्चुअल डाटा फ्रेम में जितने मर्जी कॉलम्स हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमने जिस कॉलम को इंडेक्स में लिया है उस कॉलम की सारी यूनिक वैल्यूज हमारे पास रो इंडेक्सेस बन जाती हैं। जिस कॉलम को हमने कॉलम्स में लिया है उस कॉलम की सारी यूनिक वैल्यूज हमारी कॉलम हेडिंग्स बन जाती हैं, और जिस कॉलम को हमने वैल्यूज में लिखा है उस कॉलम की सारी वैल्यूज हमारे डाटा फ्रेम में
स्प्रेड हो जाती हैं। कैसे स्प्रेड होती हैं? जो मैचिंग इंडेक्स होता है उसके लिए वैल्यू प्लेस हो जाती है और जहां मैचिंग इंडेक्स नहीं होता उसके लिए नैन स्टोर हो जाता है। The result of pivot function has row indexes as per the index argument. ठीक है, तो जो हमारी पाइवेट फंक्शन का रिजल्ट है उसके रो इंडेक्सेस क्या है? इंडेक्स आर्ग्यूमेंट के अकॉर्डिंग है, एंड कॉलम्स एज पर द वैल्यूज ऑफ कॉलम्स आर्ग्यूमेंट, और उसके कॉलम नेम जो है वो कॉलम्स आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे है, एंड द वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम द वैल्यूज आर्ग्यूमेंट। तो पाइवेट फंक्शन के जो इंडेक्स है वो इंडेक्स आर्ग्यूमेंट के बेस पे क्रिएट हुए हैं, कॉलम्स कॉलम आर्ग्यूमेंट के बेस पे क्रिएट हुए हैं, और जो वैल्यूज हैं वो वैल्यू आर्ग्यूमेंट के बेसिस पे हमारी क्रिएट हो गई है। Cell in the pivot table which do not have a matching entry in the original one. अब यहाँ पे जो ये हमारे सेल्स क्रिएट हुए, अब रो और कॉलम के कॉम्बिनेशन से ये हमारे सेल्स क्रिएट हुए, तो जो मैचिंग सेल हमारी ओरिजिनल टेबल में नहीं है, जैसे कि ब्राजील कंट्री में अनुषा ने पढ़ाया, ये वाला हमारी एक्चुअल टेबल में नहीं है तो यहाँ नैन आ गया। ब्राजील कंट्री ने जैकोब ने क्लासेस ली, ये भी हमारी एक्चुअल टेबल में नहीं है, तो जो मैचिंग एंट्रीज हमारे ओरिजिनल डाटा में नहीं है वो क्या सेट हो जाती है? नैन सेट हो जाती है, और जो मैचिंग एंट्रीज हमारे ओरिजिनल डाटा फ्रेम में है उनसे हमारा रिजल्ट क्रिएट हो जाता है। The pivot function return the result in the form of a newly created डाटा फ्रेम। पाइवेट फंक्शन जो हमें रिजल्ट रिटर्न करता है ये वाला, ये भी हमारा किस फॉर्मेट में होता है? डाटा फ्रेम की फॉर्म में होता है। यू मे स्टोर द रिजल्ट इन अ डाटा फ्रेम। आप चाहो तो डाटा फ्रेम को मतलब इस रिजल्ट को डायरेक्टली डिस्प्ले करवा सकते हो, और अगर आपको ये रिजल्ट बाद के लिए स्टोर करके रखना है तो आप इसे किसी नए डाटा फ्रेम में भी स्टोर करवा सकते हो। ठीक है, अभी तो हमने डायरेक्टली प्रिंट करवाया था, बट ये देखिए इस पाइवेट फंक्शन से हमें जो डाटा फ्रेम मिला है उसे हमने एक नए डाटा फ्रेम डीएफ में स्टोर करवा लिया, और उसके बाद जब हमने डीएफ को डिस्प्ले करवाया तो भी हमें वही सेम डाटा फ्रेम मिला है जो हमने अभी प्रीवियस स्क्रीनशॉट में देखा था। यहाँ से अगर आप टाइप मेथड लगा के डीएफ का डाटा टाइप चेक करोगे तो आप देख सकते हो यहाँ से हमें क्या मिला कि इसका डाटा टाइप जो है वो क्या है? डाटा फ्रेम है। अब ये हमें यही समझाया हुआ है कि हमारे जो ओरिजिनल डाटा के कॉलम्स थे वही हमारे नए डाटा फ्रेम के रो, कॉलम और वैल्यूज बनी है। जो ये ट्यूटर वाला कॉलम था ये हमारा क्या बन गया? इधर से कॉलम हेडिंग्स बन गई। जो हमारा कंट्री वाला कॉलम था वो यहाँ से रोज के इंडेक्सेस बन गए, और जो हमारा क्लासेस वाला कॉलम था वो हमारे डाटा फ्रेम में वैल्यूज की फॉर्म में स्प्रेड हो गया। अब यहाँ पे एक चीज जो होती है वो ये कि वैल्यूज आर्ग्यूमेंट जो है वो ऑप्शनल होता है। अगर हम वैल्यूज आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड ना करें तो जिन दो कॉलम्स को हमने इंडेक्स और कॉलम बना दिया, यानी कि जिन दो कॉलम्स को हमने रो की प्लेसेस पे और कॉलम की प्लेसेस पे रख दिया है, उन दोनों कॉलम्स को छोड़ के बाकी जितने भी कॉलम्स बचते हैं वो सारे किस में आ जाते हैं? वैल्यूज की फॉर्म में आ जाते हैं। यहाँ तो हमारे पास एक ही कॉलम और बचा, क्योंकि हमने ट्यूटर और कंट्री को तो इंडेक्स और कॉलम्स में ले लिया, सिर्फ क्लासेस वाला कॉलम बचा, तो क्लासेस वाला कॉलम ही जो है वो डिस्प्ले हो जाएगा। बट मान लीजिए डाटा फ्रेम में टोटल 4 कॉलम्स होते तो उस केस में हमारे पास 2 कॉलम और बच जाते, तो वो दोनों ही कॉलम जो है वो वैल्यूज में रिप्लेस हो जाते। कैसे हो जाते वो भी हम आपको करके दिखाएंगे। सो फॉर सो गुड, यानी कि अभी तक जो है वो सब कुछ सही जा रहा है। नाउ लेट अस ट्राई समथिंग न्यू, कि कुछ नया ट्राई करते हैं। Let us reapply the pivot, but this time let us interchange the row and column, that is index and column argument. इस बार क्या किया कि रो और कॉलम्स को चेंज कर दिया आपस में। पहले हमने इंडेक्स में क्या लिया था? कंट्री नेम लिए थे, तो जो हमारी कंट्री की वाला कॉलम था वो क्या बन गया था? रो इंडेक्सेस। लेकिन इस बार हमने रो इंडेक्सेस में क्या लिया है? ट्यूटर लिया है। हमारे पास टोटल 5 ट्यूटर थे, तो हमारे पास कितनी रोज आ गई? 5 रोज आ गई। पिछले केस में हमने यहाँ पे कंट्री लिया था, टोटल 4 कंट्रीज थी, तो 4 रोज जो है वो जनरेट हुई थी। इस बार कॉलम्स में हमने क्या लिया है? कॉलम्स में हमने ले लिया कंट्री। टोटल हमारे पास 4 कंट्रीज थी, यानी कि 4 यूनिक कंट्री थी, तो इस बार हमारे पास कितने कॉलम्स जनरेट होंगे? 4 कॉलम्स जो है वो जनरेट होंगे। तो पिछली बार हमारे पास 4 रोज थी और 5 कॉलम्स थे, बट इस बार
5 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं और वैल्यू के प्लेस पे हमने अगेन वही जो है क्लासेस रखी हैं। तो इस बार हमारा डाटा जो है वो इस फॉर्मेट में चेंज हो गया, क्योंकि अनुषा ने जापान में क्लास ली थी तो यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, गुरजोत ने यूके में क्लास ली थी, उसके बाद ताहिरा ने और जैकब ने यूएसए में क्लासेस ली थी तो यूएसए वाले कॉलम में उनके लिए वैल्यू प्लेस हो गई, और बैंकेट ने ब्राजील में क्लास ली थी तो उसके लिए ब्राजील वाले कॉलम में जो है वो वैल्यू प्लेस हो गई। यू कैन स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट, ये मैंने आपको अभी अभी बताया कि हम वैल्यू आर्ग्यूमेंट को क्या कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं। एंड इफ यू स्किप द वैल्यू आर्ग्यूमेंट, और जब हम वैल्यू आर्ग्यूमेंट को स्किप कर देते हैं, इट विल कंसीडर द रेस्ट ऑफ द कॉलम्स, यानी कि जितने भी कॉलम्स बचते हैं, यहाँ ब्रैकेट में आपको दिया भी हुआ है नॉट मेंशन्ड इन इंडेक्स एंड कॉलम आर्ग्यूमेंट, यानी कि इंडेक्स और कॉलम आर्ग्यूमेंट में आपने जोन से कॉलम का नाम दे दिया, उन दोनों को छोड़कर जितने भी कॉलम्स हमारे बचते हैं वो सारी ऑटोमेटिकली क्या बन जाती हैं, वैल्यूज बन जाती हैं। तो यहाँ आप देखिए, जब हमने डीएफडी डॉट पाइवट में सिर्फ इंडेक्स और कॉलम्स प्रोवाइड किया, इंडेक्स हमने ट्यूटर दे दिया, कॉलम्स हमने कंट्री दे दिया, बट वैल्यू में हमने कुछ नहीं दिया, तो ऑटोमेटिकली वैल्यूज में क्या आ गया, क्लासेस, क्योंकि सिर्फ क्लासेस वाला ही कॉलम बचा था। अगर एक से ज्यादा कॉलम्स भी बचते तो वो भी हमारे जो है यहाँ डिस्प्ले हो जाते। अब इसके बाद जो है ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है पाइवटिंग से ही रिलेटेड, तो पहले हम इतने पार्ट को जो है प्रैक्टिकली करके देखेंगे। बुक में हमें एग्जांपल शो नहीं किया हुआ है कि अगर हमारे पास 4 कॉलम्स होते तो हम कैसे करते, बट हम वो भी करके देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए हम एक बार इस पार्ट को पहले प्रैक्टिकली रन करके देखते हैं, ताकि हमें जो है चीजें इजीली समझ आ जाए। जब भी हम सिर्फ थ्योरेटिकली पढ़ते जाते हैं तो हम बोर हो जाते हैं और कई बार चीजें हमारे सर के ऊपर से जाना शुरू हो जाती हैं, बट अगर हम उस चीज को प्रैक्टिकली करें साथ साथ, तो वो चीजें हमारे माइंड में जो है वो ज्यादा देर तक रहती हैं और हमें याद करने में आसानी होती है। तो यहाँ प्रैक्टिकल के लिए हम एनाकोंडा से स्पाइडर सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं। अब जब हमें प्रैक्टिकल करना है इसका, तो हम पाइवट फंक्शन किस पे यूज कर रहे हैं, डाटा फ्रेम्स पे। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना पड़ेगा, एक डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा, और डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम पांडास इंपोर्ट करते हैं। तो इंपोर्ट पांडास एज पीडी, हमने पांडास लाइब्रेरी को क्या किया, इंपोर्ट कर लिया। हम यहाँ numpy लाइब्रेरी भी इंपोर्ट कर लेते हैं, क्योंकि कई बार हमें numpy लाइब्रेरी की जरूरत पड़ जाती है। इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है, हमने दोनों लाइब्रेरीज को इंपोर्ट कर लिया। अब हमें डाटा फ्रेम क्रिएट करना है, तो डाटा फ्रेम हम किसी भी 2D स्ट्रक्चर की हेल्प से क्रिएट कर सकते हैं। मान लीजिए हम डिक्शनरी की हेल्प से क्रिएट कर रहे हैं, तो हम एक 2D डिक्शनरी क्रिएट कर लेंगे। जो हमने बुक में एग्जाम्पल पढ़ा, हम सेम इसी एग्जाम्पल की हेल्प से कर लेते हैं। हम पहला जो ले लेते हैं, हम ले लेते हैं ट्यूटर, फर्स्ट कॉलम। अब हम इसकी वैल्यूज दे देंगे, वैल्यूज हम लिस्ट के फॉर्म में दे देते हैं। ट्यूटर हम कौन कौन से ले रहे हैं, ताहिरा, जैकब, देन बैंकेट, और यहाँ पे हम नाम अपनी मर्जी से कुछ भी ले सकते हैं। मान लीजिए एक हम ले लेते हैं रमन। अब हमारे पास ये 4 ट्यूटर हो गए, ठीक है। हम अपने डाटा फ्रेम में 4 ही ले रहे हैं फिलहाल के लिए। अब नेक्स्ट हम क्या लेंगे, अब हमारा एक एलिमेंट कंप्लीट हो गया, हमने ट्यूटर्स के नाम ले लिए। अब हम लेंगे कि कंट्रीज हमारे पास कौन कौन सी हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास रिलेटेड डाटा होता है, तो ताहिरा ने किस कंट्री में पढ़ाया वो हम स्टोर कर रहे हैं। मान लीजिए ताहिरा के लिए हमने ले लिया यूएसए, ठीक है। उसके बाद जैकब के लिए हमने ले लिया मान लीजिए यूके, देन बैंकेट के लिए हम ले लेते हैं यहां से इंडिया, ओके। और उसके बाद है रमन, रमन के लिए मान लीजिए हम ले लेते हैं अगेन यूके। अब हमने कंट्रीज ले ली चारों ट्यूटर्स के लिए। अब हम लेते हैं क्लासेस की, किस ट्यूटर ने कितनी क्लासेस ली हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारी जो हेडिंग आ जाएगी वो हो जाएगी हमारी क्लासेस। क्लासेस के लिए हम वैल्यूज लेंगे अब। तो मान लीजिए ताहिरा ने ली हैं 34 क्लासेस, जैकब ने 54 क्लासेस, बैंकेट ने 21 क्लासेस और रमन ने 32 क्लासेस, ठीक है। इसके साथ ही हमारी डिक्शनरी जो है वो क्रिएट हो गई। अब हम डाटा फ्रेम क्रिएट करेंगे।
तो डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए मान लीजिए हम DFD वेरिएबल ले रहे हैं। अब डाटा फ्रेम क्रिएट करने का तरीका क्या होता है, लाइब्रेरी नेम डॉट फंक्शन का नाम क्या होता है, डाटा फ्रेम क्रिएट करने के लिए हम डाटा फ्रेम ही यूज करते हैं, D कैपिटल F कैपिटल, ये चीज हमेशा याद रखना। अब आर्ग्यूमेंट में हम यहाँ क्या प्रोवाइड करेंगे, उस डिक्शनरी का नाम जिसकी हेल्प से हम डाटा फ्रेम क्रिएट कर रहे हैं। तो यहाँ हमने डिक्ट जो है वो प्रोवाइड कर दी। अब जिन स्टूडेंट्स को डाटा फ्रेम की क्रिएशन समझ नहीं आ रही हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पूरा कंप्लीट लिंक गिवन है, जो डाटा फ्रेम की बेसिक वीडियोस हैं, वहां से आप डाटा फ्रेम की क्रिएशन जो है सीख सकते हैं कि डाटा फ्रेम क्रिएट करने के कौन कौन से मेथड जो हैं वो होते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम, क्योंकि हमारा फोकस जो है वो पाइवटिंग पे है, तो मैं क्रिएशन जो है ज्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर रही हूँ। अब हम इसे रन करके देखते हैं, क्योंकि हम रन क्यों कर रहे हैं अभी से, ताकि हम एक बार ये चेक कर लें कि डाटा फ्रेम सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है या नहीं। एक बार डाटा फ्रेम सक्सेसफुली क्रिएट हो गया होगा तो उसके बाद हम उस पर पाइवट फंक्शन रन करेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा डाटा फ्रेम जो है वो क्रिएट हो गया। हमने 4 ट्यूटर लिए थे, चारों के लिए ये डिटेल्स आ गई। ताहिरा ने USA में 34 क्लासेस ली हैं, जकोब ने UK में 54 क्लासेस ली हैं, वेंकट ने इंडिया में 21 क्लासेस ली हैं, रमन ने UK में 32 क्लासेस ली हैं। अब हमें इस पे क्या करना है, पाइवट फंक्शन अप्लाई करना है। तो DFD डॉट पाइवट के लिए हम क्या यूज करेंगे, फंक्शन का नाम पाइवट ही है हमारा। अब इसके साथ हमने राउंड ब्रैकेट्स लगा दिए। इसमें हम कितने आर्ग्यूमेंट देते हैं, 3 आर्ग्यूमेंट देते हैं। तो सबसे पहले हम प्रोवाइड कर देते हैं इंडेक्स। इंडेक्स के प्लेस पे हम क्या स्टोर करना चाहते हैं, मान लीजिए हम इंडेक्स की प्लेस पे स्टोर कर रहे हैं ट्यूटर। ठीक है, तो यहाँ हमने नाम क्या ले लिया, ट्यूटर। अब इसके बाद कॉलम्स। कॉलम्स पे मान लीजिए मैं कंट्री नेम सेलेक्ट करना चाह रही हूँ, तो यहाँ पे हम क्या मेंशन कर देंगे, कंट्री। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा स्पेलिंग का, ये मैं यहाँ इंडेक्स के सामने जो ट्यूटर लिख रही हूँ, कॉलम्स के सामने जो कंट्री लिख रही हूँ, इसकी स्पेलिंग बिल्कुल सेम होनी चाहिए जो हमने यहाँ पे डाटा फ्रेम में ली है। ये अगर अलग होगी तो हमें एरर मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम ले लेते हैं वैल्यूज के लिए। वैल्यूज इज इक्वल टू, मैंने क्या ले लिया, क्लासेस। पाइवटिंग हमने अप्लाई कर दी। अब हम इसे रन करके देखते हैं कि हमारा आउटपुट जो है वो रिक्वायर्ड फॉर्म में आ रहा है या नहीं। अब हमें आउटपुट हमारा क्या रिक्वायर्ड है, यानी कि इंडेक्सेस, रो इंडेक्सेस क्या बन जाए, ताहिरा, जकोब, वेंकट, रमन। कॉलम इंडेक्सेस क्या बन जाए, USA, UK और इंडिया, क्योंकि 3 ही अलग अलग कंट्री है तो 3 कॉलम्स बन जाएंगे और फिर उसमें वैल्यूज जो है वो फिल हो जाएंगी। तो इसे जब हमने रन किया तो ये देखिए हमारे पास उसी फॉर्म में डाटा आया। ये हमारे ट्यूटर्स के नाम जकोब, रमन, ताहिरा, वेंकट, और ये हमारे किसके हैं, कंट्रीज के नाम इंडिया, UK एंड USA। इंडिया में सिर्फ और सिर्फ वेंकट ने क्लासेस ली थी, 21 क्लासेस ली थी, तो यहाँ 21 जो है वो स्टोर हो गया। वो आप यहाँ से देख सकते हैं कि वेंकट ने इंडिया में क्लासेस ली थी, कितनी क्लासेस ली थी, 21। अब UK वाले कॉलम में किस किस ट्यूटर ने UK में क्लासेस ली हैं, जकोब ने क्लासेस ली हैं UK में और रमन ने क्लासेस ली हैं UK में। तो UK वाले कॉलम में देखिए जकोब के लिए एंट्री है 54 और रमन के लिए एंट्री है 54। ताहिरा और वेंकट के केस में दोनों वैल्यूज क्या है, नन। अब USA वाले कॉलम में, USA में सिर्फ एक ही ट्यूटर ने क्लास ली है, दैट इज ताहिरा। तो USA वाले कॉलम में सिर्फ ताहिरा वाली रो में ही हमारे पास वैल्यू है, दैट इज 34 क्लासेस। तो हमारा जो रिक्वायर्ड फॉर्मेट था उसमें हमें यहाँ से डाटा मिल गया। तो इस तरीके से पाइवटिंग से हम रिक्वायर्ड फॉर्मेट में बहुत इजीली डाटा को शो कर सकते हैं। अब यहाँ तो ये 4 ही रो थी, तो इसलिए हमें लग रहा है कि क्यों हमने इतनी मेहनत की, वहां से भी तो हमें सारी इंफॉर्मेशन मिली रही थी। बट ये अगर 4 रो की जगह 4000 या 400 रोज होती तो हमारे लिए ये टेबल जो है बहुत यूजफुल बन जाती है। ठीक है, अब अगर मैं इन नाम को आपस में रिप्लेस कर देती हूँ, यहाँ मैं ट्यूटर की जगह दे देती हूँ कंट्री, और यहाँ मैं कॉलम्स की जगह दे देती हूँ ट्यूटर। तो इस केस में हमारा क्या होगा, अब हमारे पास 4 कॉलम बन जाएंगे क्योंकि 4 ट्यूटर नेम्स हैं, और कंट्री हमारे पास 3 थी तो हमारे पास रो कितनी बन जाएंगी, 3 रोज बन जाएंगी। तो ये देखिए जब हमने इसे रन किया तो इस बार हमारे पास 3 रोज हैं और 4
कॉलम्स है, क्योंकि कंट्री नेम हमारे पास 3 ही थे यूनिक कंट्रीज और ट्यूटर हमारे पास 4 थे और एंट्रीज भी उसी के अकॉर्डिंग जो है वो हमारी चेंज हो गई। तो इस तरीके से हम पाइवट की हेल्प से डाटा को समराइज्ड फॉर्म में, रिपोर्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब यहाँ पे तो मैंने डायरेक्टली इसको प्रिंट करवाया, बट मान लीजिए मुझे इसे फ्यूचर यूज के लिए स्टोर करके रखना है, तो मैं इसे डायरेक्टली प्रिंट में स्टोर ना करवा के इसे किसी नए डाटा फ्रेम में भी स्टोर करवा सकती हूँ। तो इसे मैं यहाँ लिखने की बजाय यहाँ से इसे कट कर देते हैं, एक अलग डाटा फ्रेम बना लेते हैं डीएफ और उसमें हम ये इसका रिजल्ट जो है स्टोर करवा लेते हैं। अब इसके बाद हम प्रिंट में क्या लिखेंगे, डीएफ हम किसे प्रिंट करवाएंगे, डाटा फ्रेम डीएफ जिसमें हमने हमारी पाइवटिंग का रिजल्ट स्टोर किया है। तो अब जब हम इसे रन करेंगे तो भी हमें बिल्कुल सेम आउटपुट मिलेगा जो हमें प्रीवियस केस में मिला था, बट अब हमारे पास ये रिजल्ट स्टोर हो गया है। हमें जहां भी इस पाइवट रिजल्ट को यूज करना हो वहां हम डीएफ डाटा फ्रेम को यूज कर सकते हैं, बट जब हमने डायरेक्टली प्रिंट के अंदर ये स्टेटमेंट लिखी थी तो हम उसे फ्यूचर में यूज नहीं कर सकते थे क्योंकि वो डिस्प्ले होके वहीं पे फिनिश हो गया था। अब इसके साथ एक और चीज मैंने आपको अभी बताई थी कि वैल्यूज आर्गुमेंट को हम स्किप कर सकते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए मैंने यहाँ से वैल्यूज आर्गुमेंट को स्किप कर दिया, अब हमने सिर्फ इंडेक्स और कॉलम्स प्रोवाइड किया, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में भी हमें बिल्कुल सेम रिजल्ट मिलेगा, क्योंकि जब हम वैल्यू आर्गुमेंट को स्किप कर देते हैं उस केस में हमारे पास क्या होता है कि जो भी रिमेनिंग कॉलम्स होते हैं वो हमारे वैल्यूज बन जाते हैं। अब हमारे पास टोटल 3 कॉलम थे, ट्यूटर, कंट्री और क्लासेस। ट्यूटर और कंट्री हमने ऑलरेडी इंडेक्स और कॉलम्स में ले लिए, रिमेनिंग कॉलम कौन सा बचा, क्लासेस का, तो वो हमारा ऑटोमेटिकली वैल्यूज में स्टोर हो जाएगा। तो मैं इसे रन करती हूँ एक बार, ये देखिए इस बार भी हमें बिल्कुल सेम आउटपुट मिला है जो कि हमें प्रीवियस केस में मिला था, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आउटपुट जो है वो हर बार क्या रहता है, सेम रहता है। अब यहाँ पे अभी तो आप, क्योंकि हमारे पास एक ही रिमेनिंग कॉलम था, टोटल 3 कॉलम थे तो 2 हमने जब ले लिए तो एक रिमेनिंग कॉलम था वो वैल्यूज बन गया, बट मान लीजिए हमारे पास 2 रिमेनिंग कॉलम होते, उस केस में हमारे पास क्या होता। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक नया कॉलम अपनी डिक्शनरी में ऐड करना पड़ेगा ताकि हमारे डाटा फ्रेम में नया कॉलम जो है वो ऐड हो जाए। यहाँ मान लीजिए मैं स्टोर कर लेती हूँ क्वार्टर, ठीक है, कि किस ट्यूटर ने कौन से क्वार्टर में जो है वो क्लास ली है। क्वार्टर का मतलब जैसे एक ईयर जो होता है वो 4 क्वार्टर्स में डिवाइड होता है, तो जनवरी, फरवरी, मार्च हमारे फर्स्ट क्वार्टर में आते हैं, देन अप्रैल, मई, जून सेकंड क्वार्टर में, जुलाई, अगस्त, सितंबर थर्ड क्वार्टर में, देन अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर जो है वो फोर्थ क्वार्टर में। तो किस ट्यूटर ने कौन से क्वार्टर में क्लासेस ली हैं वो हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। लिस्ट के फॉर्म में हम प्रोवाइड कर देते हैं, मान लीजिए फर्स्ट ट्यूटर ने फर्स्ट क्वार्टर में क्लास ली, सेकंड ट्यूटर ने थर्ड क्वार्टर में क्लास ली है, थर्ड ट्यूटर ने फोर्थ क्वार्टर में क्लास ली है और फोर्थ ट्यूटर ने सेकंड क्वार्टर में क्लास ली है। अब हम इसे स्टोर कर लेते हैं और अब हम इसे रन करके देखते हैं, तो ये देखिए इस बार हमारा रिजल्ट जो है किस फॉर्मेट में आया। इसे दिखाने से पहले मैं एक बार आपको डाटा फ्रेम प्रिंट करवा देती हूँ। यहाँ पहले हम डीएफडी प्रिंट करवा लेते हैं, इसे रन किया, ये देखिए हमारा एक्चुअल जो डाटा फ्रेम है उसमें हमारे पास 4 कॉलम्स हैं, ट्यूटर, कंट्री, क्लासेस और क्वार्टर, ठीक है। अब हम यहाँ ये डीएफ प्रिंट करवाते हैं, इसे जब हम रन करेंगे तो अब देखिए ट्यूटर और कंट्री को तो हमने ऑलरेडी ले लिया था इंडेक्स और कॉलम्स में, ठीक है। इंडेक्स पे हमने क्या लिया, कंट्री, तो ये 3 जो हमारी कंट्रीज थी वो हमारी रो के इंडेक्सेस बन गए, इंडिया, यूके एंड यूएसए। ट्यूटर हमने लिया कॉलम में, ठीक है। तो हमारे पास कितने ट्यूटर थे, 4 ट्यूटर थे, तो बेसिकली हमारे पास कितने कॉलम बनने चाहिए, 4 कॉलम बनने चाहिए, बट यहाँ हमारे पास कितने कॉलम है, 8 कॉलम। 8 कॉलम क्यों है, यहाँ ऊपर देखिए, पहले हमारे पास रिमेनिंग कॉलम कितने बचे थे, 2 कॉलम बचे थे, क्लासेस और क्वार्टर। हमने यहाँ वैल्यूज आर्गुमेंट प्रोवाइड किया नहीं कि हमें वैल्यूज किसकी लेनी है, और जब हम वैल्यू आर्गुमेंट नहीं देते तो जितने भी रिमेनिंग कॉलम होते हैं वो सारे क्या बन जाते हैं, वैल्यूज बन जाते हैं। तो अब यहाँ 2 रिमेनिंग कॉलम है, क्लासेस और क्वार्टर, तो दोनों की वैल्यूज जो है डिस्प्ले होंगी। तो पहले तो क्लासेस के लिए डिस्प्ले हुआ कि क्लासेस के केस में यहाँ पे हमारे पास 4 कॉलम आए, जकोब, रमन, ताहिरा एंड वेंकट, और उन चारों के अकॉर्डिंग डाटा डिस्प्ले हुआ।
जकोब ने यूके में क्लास ली, रमन ने भी यूके में क्लास ली, ताहिरा ने यूएसए में क्लास ली और वेंकट ने क्या किया, वेंकट ने इंडिया में क्लास ली। ठीक है, तो क्लास इसके अकॉर्डिंग हमारा डाटा जो है वो डिस्प्ले हो गया। अब नेक्स्ट जो आया वो क्वार्टर के लिए आया कि जकोब ने कौन से क्वार्टर में किस कंट्री में क्लास ली। ठीक है, क्या जकोब ने इंडिया में तो क्लास ली ही नहीं, जकोब ने यूके में क्लास ली, कौन से क्वार्टर में ली, थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, जकोब ने यूके में क्लास ली थी, कितनी ली थी, 54। जकोब ने यूके में कौन से क्वार्टर में क्लास ली, थर्ड क्वार्टर में। ठीक है, उसके बाद आया रमन, रमन ने कौन सी कंट्री में क्लास ली थी, यूके में, कितनी क्लास ली, 32। रमन ने कौन सी कंट्री में क्लास ली, यूके में, लेकिन कौन से क्वार्टर में ली, सेकंड क्वार्टर में। ताहिरा ने यूएसए में क्लास ली, फर्स्ट क्वार्टर में ली। वेंकट ने इंडिया में क्लास ली, कौन से क्वार्टर में ली, फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, तो यहाँ पे जितने रिमेनिंग कॉलम थे उन सबके लिए डिस्प्ले हो गया। अब आप देखिए ये जो हमारा रिजल्ट है वो एक तरीके से दो रिजल्ट को कंबाइन कर रहा है। अब अगर मैं यहाँ वैल्यूज दे देती हूँ, वैल्यूज इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ क्लासेस देती हूँ, ठीक है, तो जब हम इसे रन करेंगे तो हमें इससे आगे का ये वाला पार्ट जो है क्वार्टर वाला वो हमें नहीं मिलेगा, सिर्फ इससे पहले वाला पार्ट मिलेगा। ये देखिए मैं इसे रन करके दिखाती हूँ, तो सिर्फ हमें क्या मिला, सिर्फ क्लासेस वाला पार्ट जो है यहाँ पे डिस्प्ले हुआ है। ठीक है, ये क्वार्टर्स वाला पार्ट डिस्प्ले नहीं हुआ। बट अगर मैं यहाँ वैल्यूज में क्वार्टर्स दे देती, क्वार्टर की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं। देखिए QUATER लिया है हमने और यहाँ हमने ये मिस्टेक कर दी है। अब अगर इसे हमने रन कर लिया होता तो हमें एरर मिलता, तो हम यहाँ स्पेलिंग करेक्ट कर ली। अब जब हम इसे रन करेंगे तो देखिए इस बार हमें जो डाटा मिला वो किसके अकॉर्डिंग मिला है, क्वार्टर के अकॉर्डिंग, कि जकोब ने कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस ली, इंडिया में ली, यूके में ली, यूएसए में। उसने यूके में ली तो सिर्फ यूके वाली रो में क्वार्टर आ गया कि किस क्वार्टर में ली थी। रमन ने भी सिर्फ यूके में क्लास ली तो उसके लिए क्वार्टर आ गया, ताहिरा ने यूएसए में और वेंकट ने क्या किया, यहाँ से इंडिया में। अब जब हम वैल्यूज स्किप कर देते हैं ये, तो ये दोनों डाटा फ्रेम जो है आपस में कंबाइन हो जाते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो दो डाटा फ्रेम है ये दोनों अब क्या होंगे, जब हमने वैल्यूज स्किप किया है तो ये दोनों ही हमें रिजल्ट में मिलेंगे। तो ये देखिए जब हमने रन किया तो क्योंकि इस बार वैल्यूज नहीं था तो ये दोनों ही हमें डिस्प्ले हुए। तो आई होप ये पार्ट सबको जो है वो क्लियर हो गया होगा, चीजें इजीली समझ आ रही होंगी कि पाइवेट फंक्शन जो है वो किस तरीके से वर्क करता है। बट स्टिल अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। ठीक है, तो अब आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पार्ट पे। ये हमारा हो गया था कि अगर वैल्यू स्किप किया तो भी वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाता है। अब है ये हमारा नेक्स्ट पार्ट, द अबव डाटा इज फॉर 1 क्वार्टर ओनली। हमने ऊपर जिस डाटा के साथ डील किया वो सिर्फ एक क्वार्टर के लिए था। The online tutoring company has data for entire year as shown below। लेकिन मान लीजिए उस कंपनी ने पूरे साल के लिए डाटा जो है स्टोर कर लिया है कि पूरे साल में किस किस ट्यूटर ने कौन कौन से क्वार्टर में कहाँ कहाँ क्लासेस ली है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अब हर ट्यूटर ने हर क्वार्टर में अलग अलग कंट्रीज में क्लासेस ली हैं। तो हमारे पास ये कंप्लीट डाटा आ गया कि जो यहाँ से स्टार्टिंग से देखते हैं, ताहिरा ने क्वार्टर 1 में यूएसए में क्लास ली 28, गुरजोत ने फर्स्ट क्वार्टर में यूके में क्लास ली, अनुषा ने फर्स्ट क्वार्टर में जापान में, जकोब ने यूएसए में, वेंकट ने ब्राजील में। ताहिरा ने सेकंड क्वार्टर में भी किसमें क्लास ली, यूएसए में। आप देख सकते हैं ताहिरा ने फर्स्ट क्वार्टर में भी यूएसए में क्लास ली थी, ताहिरा ने सेकंड क्वार्टर में भी क्या किया है, यूएसए में क्लास ली है। फर्स्ट क्वार्टर में 28 क्लास ली थी, सेकंड क्वार्टर में कितने क्लासेस ली हैं, 36 क्लासेस ली हैं। गुरजोत ने फर्स्ट क्वार्टर में यूके में क्लास ली थी, गुरजोत ने सेकंड क्वार्टर में यूएसए में क्लास ली है। अनुषा ने फर्स्ट क्वार्टर में जापान में ली थी, अनुषा ने सेकंड क्वार्टर में भी जापान में ली है, यानी कि इसने भी दोनों क्वार्टर्स में सेम कंट्री में ली है। जकोब ने फर्स्ट क्वार्टर में यूएसए में ली थी, जकोब ने सेकंड क्वार्टर में ब्राजील में ली है। वेंकट ने फर्स्ट क्वार्टर में ब्राजील में ली थी, वेंकट ने सेकंड क्वार्टर में यूएसए में ली है। इसी तरीके से थर्ड क्वार्टर का है कि ताहिरा ने थर्ड क्वार्टर में ब्राजील में ली, गुरजोत ने यूएसए, अनुषा ने यूके, जकोब ने ब्राजील, वेंकट ने यूएसए। देन
सेम फोर्थ क्वार्टर के लिए। तो ये हमारे पास हर क्वार्टर का डाटा जो है वो स्टोर हो गया कि हर क्वार्टर में किस किस ट्यूटर ने कौन कौन सी कंट्री में जो है वो क्लासेस ली है। अब हमें इस डाटा फ्रेम पे इस पे हमें पाइवटिंग फंक्शन लगाना है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसके लिए डाटा फ्रेम क्रिएट करना पड़ेगा। तो वही सेम चीज हमने की है। हमने यहाँ पे पहले क्या किया है, डाटा फ्रेम क्रिएट किया है। अब इस बार हमारे डाटा फ्रेम में टोटल 20 रोज थी, क्योंकि 5 ट्यूटर थे, पांचों ट्यूटर का हर क्वार्टर के लिए रिजल्ट स्टोर किया। तो 5 4 ज़ा टोटल 20 रोज हो गई। ये 0 से 19 तक दिया हुआ है। तो हमने यहाँ उसके लिए पहले डिक्शनरी क्रिएट की। डिक्शनरी का नाम हमने लिख लिया। ये हमने डिक्शनरी का नाम रखा। इसमें हमने फर्स्ट कॉलम क्या लिया, ट्यूटर का लिया। ट्यूटर में आप देख सकते हैं इन्हीं पांचों ट्यूटर के नाम जो है वो 4 बार रिपीट हुए हैं हर क्वार्टर के लिए। तो टोटल 20 एंट्रीज हो गई ट्यूटर वाले कॉलम में। उसके बाद हमने क्लासेस का कॉलम लिया, इसमें यहाँ पे 20 एंट्रीज ले ली। उसके बाद क्वार्टर का कॉलम लिया, क्वार्टर में भी यहाँ पे 20 एंट्रीज हैं। 5 टाइम्स 1 लिया, 5 टाइम्स 2, 5 टाइम थर्ड क्वार्टर, 5 टाइम फोर्थ, क्योंकि पहले पांचों ट्यूटर्स ने फर्स्ट क्वार्टर में क्लास ली थी। ये यहाँ से पहले पांचों ट्यूटर्स ने क्या किया, फर्स्ट क्वार्टर में क्लास ली। उसके बाद पांचों ट्यूटर्स ने सेकंड क्वार्टर के लिए क्लासेस गिवन थी। उसके बाद 5 के 5 ट्यूटर्स की थर्ड क्वार्टर के लिए, देन फोर्थ क्वार्टर के लिए। उसके बाद कंट्रीज वाले कॉलम में भी हमारे पास 20 एंट्री है कि हर ट्यूटर ने कौन कौन से क्वार्टर में कौन कौन सी कंट्री में क्लास ली। तो ये हमारी डिक्शनरी क्रिएट हो गई। और फिर इस डिक्शनरी के लिए हमने डाटा फ्रेम क्रिएट कर लिया विद द हेल्प ऑफ डाटा फ्रेम मेथड। तो अब हमारा डाटा फ्रेम जो क्रिएट हो गया, ये देखिए, ये हमारे पास स्नैपशॉट भी गिवन है कि हमारा ये जो है डाटा फ्रेम रेडी हो गया। अब हम इस डाटा फ्रेम पे क्या करेंगे, पाइवट फंक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो डाटा फ्रेम पे पाइवट फंक्शन लगाने का सेम वही तरीका हमने यूज किया। हमारे डाटा फ्रेम का नाम क्या था, df1। तो df1 डॉट पाइवट इंडेक्स इज इक्वल टू ट्यूटर, कॉलम्स इज इक्वल टू कंट्री। अब जब हमने ये दिया, यहाँ पे हमने वैल्यूज आर्गुमेंट नहीं दिया। ठीक है, तो या फिर हम वैल्यूज अगर यहाँ क्लासेस भी दे देते या नहीं दिया तो दोनों के लिए। अब हमारा क्या होना चाहिए, हमारी पाइवटिंग जो है वो परफॉर्म होनी चाहिए कि रो और कॉलम की फॉर्म में डाटा शो हो जाए। हमारे पास ट्यूटर के नाम जो है वो रोज पे आ जाए, कंट्रीज के नाम कॉलम्स पे आ जाए और उसमें जो है डाटा स्टोर हो जाए। बट यहाँ पे देखिए ऐसा नहीं हुआ। हमें क्या मिला, एरर मिला। एंटर क्या है, इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप, यानी कि हमारे पास जो है डुप्लीकेट एंट्रीज है और हम उसे रीशेप नहीं कर सकते। अब ये एरर क्यों आया, सबसे पहला क्वेश्चन तो ये, क्योंकि हमने अभी तक ये पढ़ा था कि पाइवट फंक्शन क्या करता है, मैचिंग एंट्रीज के लिए रिजल्ट परफॉर्म करता है। तो इस वाले जो हमने यहाँ कमांड लिखी, इस कमांड के अकॉर्डिंग हमारी रोज कितनी बनेंगी, 5 रो बनेंगी, क्योंकि हमारे पास कितने ट्यूटर हैं, 5 ट्यूटर हैं। तो यहाँ पे पांचों ट्यूटर्स के नाम आ जाएंगे, ताहिरा, जकोब, वेंकट, अनुषा और गुरजोत। ये पांचों ट्यूटर्स के नाम यहाँ आ जाने चाहिए। फिर उसके बाद कंट्री, कंट्री भी हमारे पास कौन कौन सी है, यूएसए, यूके, जापान और ब्राजील, यही 4 कंट्रीज हैं। हम यहाँ से देख लेते हैं। ये देखिए, यूएसए, यूके, जापान, ब्राजील, ये हमारे पास यूनिक कंट्री कौन कौन सी है इसमें से, ये यूएसए हो गया, यूके हो गया, जापान ये रिपीटेड है। उसके बाद ब्राजील आ गया, अगेन यूएसए है, जापान, ब्राजील, यूएसए, जापान। सिर्फ हमारे पास 4 जो है वो यूनिक कंट्रीज हैं। तो इन्हीं चारों कंट्रीज के नाम हमारे पास यहाँ कॉलम्स में आ जाएंगे। फर्स्ट कंट्री नेम आ जाएगा, देन सेकंड मान लीजिए यूएसए, यूके और देन ब्राजील और ये जापान। ये हमारे पास चारों कंट्रीज के नाम आ गए और ये क्या थे, पांचों ट्यूटर्स के नाम। अब मान लीजिए हमारे पास फर्स्ट एंट्री जो है वो ताहिरा की है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि ताहिरा ने यूएसए में कितनी क्लासेस ली, ताहिरा ने यूके में क्लासेस कितनी ली, ताहिरा ने जापान में क्लासेस कितनी ली, ताहिरा ने ब्राजील में क्लासेस कितनी ली। तो सबसे पहले क्या ताहिरा ने यूएसए में क्लास ली है या नहीं, और ली है तो कितनी क्लासेस ली है। तो हम यहाँ से देखना शुरू करते हैं। तो ये देखिए, पहले हमें एक एंट्री यहाँ मिली कि हाँ ताहिरा ने यूएसए में 28 क्लासेस ली हैं। तो हम क्या करेंगे, हमें यहाँ पे क्या लिख देना चाहिए, 28 लिख देना चाहिए। बट हमें तो पहले पूरा डाटा फ्रेम तो स्कैन कर लें, उसके बाद ही तो हम एंट्री लिखेंगे। तो ताहिरा ने यूएसए में यहाँ से हमें 28 एंट्रीज मिली। बट उसके बाद हमने ताहिरा की जब नेक्स्ट रो देखी तो अगेन हमें ताहिरा के लिए यूएसए में 36 एंट्रीज मिली। तो अब हम यहाँ पे 28 लिखें या 36 लिखें,
ठीक है। अब नेक्स्ट हमने देखा ताहिरा के लिए ब्राजील में 24 एंट्रीज हैं, चलो ब्राजील वाले कॉलम में 24 हो गई। देन ताहिरा की नेक्स्ट क्वार्टर में जापान में 36 है। तो जापान और ब्राजील वाली कंट्री का तो ठीक है, एक एक एंट्री है, बट यूएसए में 2 एंट्रीज हैं, एक 28 और एक 36। अब यहाँ सेल तो एक ही है कि ताहिरा का यूएसए के लिए, तो इस एक सेल में ऑब्वियसली हम 2 एंट्रीज तो नहीं दे सकते, तो 28 और 36 में से हम कौन से एंट्रीज दें, वो हमें नहीं समझ आता। इसलिए पाइवेट फंक्शन हमें क्या प्रोवाइड कर देता है, एरर प्रोवाइड कर देता है। ठीक है, तो यही चीज हमें यहाँ बुक में एक्सप्लेन की गई है। See, when we tried pivoting with the whole year data, कि जब हम पूरे साल के डाटा के साथ पाइवेटिंग परफॉर्म करने की कोशिश करते हैं, it resulted in error। तो ये हमें क्या देता है, एरर देता है। बट इट वर्कड फॉर सिंगल क्वार्टर डाटा, लेकिन जब हमने सिंगल क्वार्टर का लिया था तब तो इसने सही से परफॉर्म किया था। तो इसके पीछे रीजन क्या है, द रीजन बिहाइंड दिस एरर वुड बी नोन टू यू इफ यू केयरफुली लुक एट द डाटा। यानी कि अगर आप डाटा फ्रेम की तरफ ध्यान से देखोगे तो आपको जो है एरर समझ आ जाएगा, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताया। जब पहले हमारे पास सिर्फ 5 रो थी तो हमारे पास कोई डुप्लीकेट एंट्री नहीं थी, हर सेल के लिए हमारे पास एक यूनिक वैल्यू ही हमें एक्चुअल डाटा से मिल रही थी। बट यहाँ हमें एक्चुअल डाटा से एक सेल के लिए मल्टीपल वैल्यूज मिल रही हैं। ये तो हमने सिर्फ ताहिरा का केस लिया, इसके अलावा अगर हम औरों का केस भी देखें, लाइक गुरजोत ने फर्स्ट क्वार्टर में यूके में ली, गुरजोत ने सेकंड में यूएसए में ली, गुरजोत ने थर्ड में भी यूएसए में ली। तो गुरजोत वाला जो ट्यूटर होगा, मान लीजिए यहाँ ये गुरजोत का नाम है, तो गुरजोत ने यूके में, सॉरी गुरजोत ने भी यहाँ से यूके में लिया, यहाँ से यूएसए में, यहाँ से भी यूएसए में। तो यूएसए वाली रो में गुरजोत के लिए भी डबल एंट्री आ गई, तो यहाँ इन दोनों में से कौन सी एंट्री लिखेंगे। तो इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास कॉन्फ्लिक्ट जो है वो जनरेट हो जाएंगे। तो जब हमारे पास इस तरीके के कॉन्फ्लिक्ट जनरेट होंगे तो हमें एरर मिल जाएगा। द इंडेक्स दैट इज रोज आर स्पेसिफाइड एज ट्यूटर, द कॉलम्स एज कंट्री, की हमने रोज को ट्यूटर ले लिया है, कॉलम्स को कंट्री ले लिया है। देयर आर मल्टीपल एंट्रीज ऑफ ट्यूटर्स विच आर वेरी मच डिफरेंट फॉर द सेम कंट्री, कि एक ही ट्यूटर की एक कंट्री के लिए हमारे पास अलग अलग एंट्रीज हैं और इसलिए हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। Let us consider one tutor से ताहिराज एंट्री। हम मान लीजिए पहले सिर्फ एक ही ट्यूटर की कंसीडर कर रहे हैं। मैंने अभी आपको वहां डाटा फ्रेम के सामने ही जो टेबल बना के समझाया, ये उसी चीज को इन्होंने डिटेल में लिख के समझाया हुआ है कि ताहिरा के हर क्वार्टर की हमने डिटेल ले ली। ताहिरा ने फर्स्ट क्वार्टर में यूएसए में दी, ताहिरा ने सेकंड क्वार्टर में भी यूएसए में क्लासेस दी, थर्ड क्वार्टर में ब्राजील में एंड फोर्थ क्वार्टर में जापान में क्लास दी। तो जब हम डाटा फ्रेम से पाइवेट टेबल क्रिएट करेंगे, इफ यू ट्राई टू क्रिएट रो फॉर ट्यूटर ताहिरा, हम जब ताहिरा वाली रो क्रिएट करेंगे विद कॉलम्स एज कंट्री, हाउ वुड यू डू। यहाँ पे हमारे पास 3 कंट्रीज थी, यूएसए, ब्राजील और जापान। अगर हमारे पास मान लीजिए उतना बड़ा डाटा फ्रेम ना हो के सिर्फ ये एक छोटा सा डाटा फ्रेम भी होता, तो जब हम इस डाटा फ्रेम के लिए करते और हमने इंडेक्स पे ले लिया ट्यूटर नेम सब में कॉमन है, यानी कि यूनिक एक ही नाम है, तो हमारे पास एक ही रो जनरेट होती ताहिरा। कितनी कंट्रीज हैं, 3 कंट्री हैं, तो कितने कॉलम बन जाते, 3 कॉलम बन जाते। बट यहाँ अब इस यूएसए वाली कंट्री के लिए हम क्या एंट्री देते, 28 देते या 36 देते, क्योंकि ताहिरा ने 28 क्लासेस फर्स्ट कंट्री में ली है और सेकंड क्वार्टर में ताहिरा ने यूएसए में 36 क्लासेस ली है। तो यहाँ पे हमारे पास ताहिरा वाली रो के लिए यूएसए वाले कॉलम में कितनी क्लासेस हो गई, 28 या 36, ये हमें कैसे पता चलेगा, और इसी वजह से हमें क्या हुआ, एरर मिला। ठीक है, as you can see there are multiple entries for USA for the same row ताहिरा की, एक ही रो में एक कॉलम के लिए हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज हैं। दिस लीड टू एरर इन पाइवेट फंक्शन, और इसकी वजह से पाइवेट फंक्शन में क्या आ जाता है, एरर आ जाता है। बट व्हाट इफ देयर इज डाटा विद मल्टीपल एंट्रीज फॉर कॉलम, नो पाइवेटिंग इज पॉसिबल। यानी कि तो अब हम क्या करें, यानी कि अगर हमारे पास जो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम है, अगर हमारे पास उसमें ऐसा केस है कि हमारे पास रोज और कॉलम के लिए मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो क्या हमारे पास पाइवेटिंग पॉसिबल नहीं है, हम उसमें पाइवेटिंग ही नहीं कर पाएंगे अगर पाइवेट फंक्शन एरर देगा तो। बट ऐसा नहीं होता, पाइवेट फंक्शन की हेल्प से पाइवेटिंग पॉसिबल नहीं होती, बट पांडास हमें एक और फंक्शन प्रोवाइड करते हैं, दैट इज पाइवेट टेबल। और पाइवेट टेबल फंक्शन की हेल्प से हम इस तरीके की एंट्रीज के लिए भी पाइवेटिंग पॉसिबल
कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे पाइवेट टेबल फंक्शन के बारे में कि पाइवेट टेबल जो है वो किस तरीके से पाइवेटिंग को परफॉर्म करता है। पाइवेट टेबल फंक्शन हमारा बिल्कुल सेम पाइवेट की तरह होता है, बस इसमें हमारा एक आर्गुमेंट और ऐड हो जाता है, दैट इज एग फंक्शन। एग फंक्शन स्टैंड्स फॉर एग्रीगेट फंक्शन, और वो एग्रीगेट फंक्शन हमारा किसमें हेल्प करता है, क्योंकि हमें पाइवेट फंक्शन में एक पॉइंट पे जाके प्रॉब्लम आ रही थी कि जब मल्टीपल वैल्यूज हैं तो क्या करें। तो पाइवेट टेबल ने उन मल्टीपल वैल्यूज के लिए हमें एक एग्रीगेट फंक्शन प्रोवाइड कर दिया कि आप इन वैल्यूज को क्या करो, एग्रीगेट कर दो। अब पिछली वीडियो में हमने बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन पढ़े, हमने सम फंक्शन पढ़ा, मीन फंक्शन, मैक्स फंक्शन, काउंट, सम, इस तरीके से हमने बहुत सारे एग्रीगेट फंक्शन पढ़े। तो अगर हम चाहते हैं कि जब हमारे पास मल्टीपल एंट्रीज है तो उन दोनों का सम हमारे पास इस सेल में स्टोर हो जाए, तो हम सम फंक्शन यूज कर लेंगे। अगर हम चाहते हैं कि उस कॉलम में उनका काउंट स्टोर हो जाए कि यहाँ कितनी मल्टीपल एंट्रीज है, तो हम काउंट फंक्शन यूज कर लेंगे। अगर हम चाह रहे हैं कि उस मल्टीपल एंट्रीज में से मैक्सिमम वैल्यू जो है वो स्टोर हो जाए, तो हम मैक्स फंक्शन यूज कर लेंगे। मिनिमम स्टोर करनी है तो मिन फंक्शन यूज कर लेंगे। तो इस तरीके से हम एग्रीगेट फंक्शन की हेल्प से इन मल्टीपल वैल्यूज को डील कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कि पाइवेट टेबल फंक्शन क्या करता है। For data having multiple values for the same row and column combination, की रो कॉलम के कॉम्बिनेशन के लिए जहां मल्टीपल वैल्यूज हैं, you can use another pivoting function that is pivot table। तो उसके लिए हम pivot table फंक्शन को यूज कर सकते हैं। pivot table is also a pivoting function, कि pivot table भी जो है वो हमारा pivoting function ही है, which like pivots, जो कि pivot की तरह ही वर्क करता है। also produce a pivoted table, ये भी हमारी pivoted table ही जनरेट करता है, but it is different from the pivot function in the following ways। लेकिन ये pivot function से सिर्फ और सिर्फ इन दो पॉइंट्स पे डिफर करता है। it does not raise error for multiple entries of row column combination, कि जब हमारे पास एक सिंगल रो कॉलम कॉम्बिनेशन के लिए मल्टीपल एंट्रीज हैं तो ये उस पॉइंट पे एरर जनरेट नहीं करता। और दूसरा, इट एग्रीगेट्स द मल्टीपल एंट्रीज, ये क्या करता है, ये उन मल्टीपल एंट्रीज को एग्रीगेट कर देता है प्रेजेंट फॉर रो कॉलम कॉम्बिनेशन, यानी कि जहां एक कॉम्बिनेशन के लिए मल्टीपल एंट्रीज हैं ये उनको एग्रीगेट कर देता है। यू नीड टू स्पेसिफाई व्हाट टाइप ऑफ एग्रीगेशन यू वांट, हम अपनी मर्जी से कोई भी एग्रीगेशन फंक्शन जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको अभी अभी बताया, हमें सम कैलकुलेट करना है, मीन कैलकुलेट करना है, मिन मैक्स, जो भी फंक्शन हम चाहें वो एग्रीगेशन फंक्शन हम उस पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो अब देखते हैं पाइवेट टेबल फंक्शन का हमारा सिंटैक्स क्या होता है। तो ये है हमारा पाइवेट टेबल फंक्शन का सिंटैक्स। दो तरीके से हम इसे यूज कर सकते हैं। अगर आप पाइवेट फंक्शन से ही इसे कंपेयर करना चाहो तो बेटर ये है कि हम सेकंड वाला यूज करें, क्योंकि सबसे पहले डाटा फ्रेम का नाम डॉट फंक्शन नेम दैट इज पाइवेट टेबल हमारे फंक्शन का नाम है, और इसके साथ ब्रैकेट में हम क्या देंगे, 4 आर्गुमेंट। अभी तक हमने 3 आर्गुमेंट पढ़े थे, कौन कौन से, इंडेक्स, कॉलम्स और वैल्यूज। तो 3 आर्गुमेंट तो वही सेम है, ये देखिए, इंडेक्स आर्गुमेंट, कॉलम्स आर्गुमेंट और वैल्यूज आर्गुमेंट, ये तीनों पाइवेट के जैसे ही हैं। ऑर्डर मैटर नहीं करता, आप किसी भी आर्गुमेंट को पहले प्रोवाइड कर सकते हो। तो ये तीनों तो पाइवेट में भी थे। फोर्थ जो आर्गुमेंट ऐड हुआ वो क्या है, एग फंक्शन। एग फंक्शन स्टैंड्स फॉर एग्रीगेशन फंक्शन। तो यहाँ पे इसकी डिफॉल्ट वैल्यू तो होती है मीन, यानी कि अगर हमने पाइवेट टेबल फंक्शन के अंदर एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई नहीं किया तो भी वो परफेक्टली वर्क करता है, क्योंकि बाय डिफॉल्ट वो कौन सा एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर देता है, मीन फंक्शन। लेकिन हम चाहें तो अपनी मर्जी का एग्रीगेट फंक्शन यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, इसे यूज करने का दूसरा सिंटेक्स ये होता है, लाइब्रेरी नेम दैट इज पांडास डॉट फंक्शन नेम दैट इज पाइवेट टेबल। और यहाँ जब हम देंगे तो क्योंकि हमने लाइब्रेरी पे अप्लाई किया है तो पहले हमें यहाँ आर्गुमेंट में डाटा फ्रेम का नाम देना पड़ेगा, जिस डाटा फ्रेम पे हम फंक्शन अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद सेम यही वाले चारों हमारे आर्गुमेंट दैट इज वैल्यूज, इंडेक्स, कॉलम्स और एग फंक्शन। ठीक है, तो ये चारों आर्गुमेंट तो वही है, लेकिन अगर हमने लाइब्रेरी की हेल्प से कॉल किया है तो यहाँ हमें डाटा फ्रेम भी पास करना पड़ेगा।
अब देखते हैं कि हम इसे यूज कैसे करेंगे। ये आपको वही एक्सप्लेन किया गया है कि इंडेक्स पे हम जो देंगे वो हमारी रोज के इंडेक्सेस बन जाएंगे, कॉलम्स में हम जो देंगे वो हमारे कॉलम के नेम बन जाएंगे, वैल्यूज में हम जो देंगे उसकी वैल्यूज हमारी टेबल में स्प्रेड हो जाएंगी, और एग फंक्शन पे हम जो भी वैल्यू देंगे वो हमारा एग्रीगेट फंक्शन की तरह वर्क करेगा। द आर्गुमेंट कंटेन द फंक्शन, यहाँ पे एग फंक्शन में हम क्या देते हैं, कोई भी फंक्शन प्रोवाइड करते हैं एज पर विच डाटा इज टू बी एग्रीगेटेड, और उस फंक्शन के बेसिस पे डाटा एग्रीगेट हो जाता है। इफ स्किप्ड, अगर हमने इसे स्किप कर दिया, इट बाय डिफॉल्ट विल कंप्यूट द मीन, तो बाय डिफॉल्ट ये क्या करता है, मल्टीपल एंट्रीज का मीन कैलकुलेट कर देता है, विल कंप्यूट द मीन ऑफ मल्टीपल एंट्रीज फॉर द सेम रो कॉलम कॉम्बिनेशन। तो आई होप पाइवेट टेबल फंक्शन सबको समझ आ गया होगा कि वो क्या काम करता है। अब देखते हैं उससे एग्जाम्पल की हेल्प से। हमने जो डाटा फ्रेम क्रिएट किया था df1 पूरे ईयर के लिए, उस पे हम पाइवेट टेबल फंक्शन लगाते हैं। हमने इंडेक्स में क्या लिया, ट्यूटर लिया, कॉलम्स में क्या लिया, कंट्री लिया। हमारे पास 5 ट्यूटर थे तो 5 रो बन जाएंगी, 4 कंट्रीज थी तो 4 हमारे पास कंट्रीज के कॉलम आ जाएंगे, और उसके बाद क्या है हमारा वैल्यूज में हमने क्या ले लिया, क्लासेस ले ली। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट हुआ है, ब्राजील वाला कॉलम जो है 2 बार आ रहा है, इसमें से कोई एक ही जो है वो करेक्ट होगा। ठीक है, तो हम इसे चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं। अनुषा ने कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस ली, तो हम इसे डाटा फ्रेम से चेक कर लेते हैं। पहले अनुषा के लिए ये हमारे पास यहाँ पे ओरिजिनल डाटा फ्रेम है, तो इसमें हम देखते हैं अनुषा के लिए कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस है। अनुषा ने जापान में 41 क्लासेस ली है फर्स्ट क्वार्टर में। अनुषा ने जापान में ही सेकेंड क्वार्टर में क्लासेस ली। ठीक है, अनुषा ने यूके में क्लासेस ली, और अनुषा ने ब्राजील में क्लासेस ली। ठीक है, तो अनुषा ने ब्राजील में 36, यूके में 44, जापान में 36 एंड 41 क्लासेस ली है। तो अब हम देखते हैं हमारे पास जो पाइवेटिंग फंक्शन हमने अप्लाई किया वहां पे हम रिजल्ट को चेक करेंगे। ये देखिए अनुषा ने क्या किया, ब्राजील में 36 क्लासेस ली थी, अनुषा ने जापान में कितनी क्लासेस ली थी, 38 क्लासेस ली, और यूके में कितनी क्लासेस ली, 44 क्लासेस ली। ठीक है, तो यहाँ पे आप वेरीफाई कीजिए, ब्राजील में उसने एक ही बार क्लास ली थी तो 36 क्लास थी, यूके में भी एक बार क्लास ली थी 44, बट जापान में उसने 2 क्वार्टर्स में क्लास ली थी, तो उन दोनों का क्या कैलकुलेट हो गया, यहाँ पे मीन कैलकुलेट हो गया। आप चाहे तो वेरीफाई कर सकते हैं अनुषा के जापान के लिए। ये देखिए अनुषा ने जापान में एक बार 41 क्लासेस ली थी और दूसरी बार 36 क्लासेस ली थी, तो इन दोनों का मीन कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, मीन कैसे कैलकुलेट करेंगे, दोनों का सम किया तो ये हमारे पास क्या आ गया, 77 आ गया। 41 प्लस 36 से 77, और 77 को जब हमने 2 से डिवाइड किया तो हमें क्या मिलेगा, 36.5 हमें मिल जाएगा। तो वही हमारा जो है यहाँ पे आंसर आ गया कि हमारे दोनों का मीन कैलकुलेट होके यहाँ पे ये हमें डिस्प्ले हो गया। ठीक है, इसी तरीके से बाकी सारे ट्यूटर्स के लिए भी ये एक कॉलम यहाँ पे एक्स्ट्रा डिस्प्ले हुआ है, ये इनवैलिड है क्योंकि हमारे पास 4 कंट्री है तो 4 ही कॉलम्स आएंगे, ब्राजील, जापान, यूके और यूएसए। ठीक है, इस तरीके से हमारा डाटा जो है डिस्प्ले हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ पे हमने कोई एक फंक्शन प्रोवाइड नहीं किया था तो इसलिए डिफॉल्ट क्या हुआ, मीन कैलकुलेट हुआ। अगर हम एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई कर देते तो हमने जो फंक्शन दिया होता वही जो है रन होता। यहाँ पे हमने इस डाटा फ्रेम पे एग फंक्शन क्या प्रोवाइड किया, सम प्रोवाइड किया। अब इसे करने से पहले ये थोड़ा सा डिफरेंट है। पहले मैं आपको पाइवेट टेबल जो है प्रैक्टिकली एक बार रन करके दिखा देती हूँ, उसके बाद हम अलग अलग वेरिएशंस पे आएंगे। हमारे पास ये 1 क्वार्टर का डाटा था, हम इसी को मल्टीपल क्वार्टर्स के लिए कर लेते हैं। जरूरी नहीं है कि हम हर ट्यूटर के लिए हर क्वार्टर ले, हम इसे बस थोड़ी सी एंट्रीज इसमें जो है इंक्रीज कर लेते हैं। ताहिरा अगेन हमने यहाँ पे ले लिया, इसके बाद जकोब, जकोब का ये जे हमें कैपिटल लेना है। इसके बाद नेक्स्ट हमने क्या लिया, वेंकट,
और उसके बाद हमने लिया है रमन। ठीक है, अब हमने ट्यूटर में ये 8 एंट्रीज ले ली, हमें जरूरी नहीं है कि हम 20 एंट्रीज लें। यहाँ पे ट्यूटर्स में हमारे पास 8 एंट्रीज होगी। कंट्रीज में भी हमें क्या करनी पड़ेंगी, 8 एंट्रीज लेनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम उन्हें रिपीट कर देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे अगेन हम ले लेते हैं यूएसए, यहाँ पे हम ले लेते हैं इंडिया, नाउ नेक्स्ट एंट्री हम ले लेते हैं यूके अगेन, और नेक्स्ट एंट्री हम ले लेंगे इंडिया। या फिर हम यूएसए ही ले लेते हैं। हम कोई भी वैल्यूज ले सकते हैं, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ पे एक बार वेरीफाई कर लेते हैं 8 एंट्री हुई है नहीं, 3 4 5 6 7 एंड 8 एंट्रीज हमारे पास हो गई कंट्री में। अब क्लासेस वाले केस में भी हमें 8 एंट्रीज करनी है, तो यहाँ पे हम रैंडमली कोई भी और 4 एंट्रीज जो है ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ अब हमारे पास क्लासेस में भी कितनी एंट्रीज होगी, 8 एंट्रीज हो गई हैं। अब हम क्वार्टर वाले कॉलम में लेंगे, क्वार्टर वाले कॉलम में भी हम यहाँ ऐड कर देते हैं सेकेंड क्वार्टर, फोर्थ क्वार्टर, थर्ड क्वार्टर एंड फर्स्ट क्वार्टर। ठीक है, अब हम इसे स्टोर करके, पहले मैं आपको डाटा फ्रेम प्रिंट करके दिखा देती हूँ कि हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम जो है वो क्या है। ठीक है, तो हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम किस में स्टोर है, डीएफडी में स्टोर है। तो यहाँ से हम डीएफडी प्रिंट करवाते हैं कि हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम जो है वो कौन सा है। इंडेक्स कंटेन डुप्लीकेट एंट्रीज कैन नॉट रीशेप। अब ये हमें एरर क्यों मिला, क्योंकि यहाँ पे हमने पाइवेट फंक्शन लगा रखा है और अब हमारे पास डुप्लीकेट एंट्रीज हैं, तो पाइवेटिंग जो है वो नहीं हो सकती। फिलहाल के लिए हम इस लाइन को क्या कर देंगे, कमेंट कर देंगे। कमेंट का मतलब क्या है कि अब हमारा इंटरप्रेटर जो है वो इस लाइन को रीड नहीं करेगा। अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, ये हमारा एक्चुअल डाटा फ्रेम आ गया। ताहिरा के लिए हमारे पास कितनी रो हैं, 2 रो हैं। ताहिरा ने यूएसए में 34 क्लासेस ली फर्स्ट क्वार्टर में, और ताहिरा ने यूएसए में ही 45 क्लासेस ली सेकंड क्वार्टर में। ठीक है, जकोब ने यूके में 54 क्लासेस ली थर्ड क्वार्टर में, जकोब ने इंडिया में 56 क्लासेस ली फोर्थ क्वार्टर में। ठीक है, वेंकट ने फोर्थ क्वार्टर में इंडिया में क्लास ली है, और वेंकट ने थर्ड क्वार्टर में यूके में क्लास ली है। रमन ने सेकंड क्वार्टर में यूके में क्लास ली है, और रमन ने फर्स्ट क्वार्टर में क्या किया है, यूएसए में क्लास ली है। ठीक है, तो चारों ट्यूटर्स ने अलग अलग क्वार्टर्स में कंट्रीज में क्लास ली। ताहिरा ने फर्स्ट क्वार्टर में क्लास ली है, और कौन से क्वार्टर में क्लास ली, सेकंड क्वार्टर में। जकोब ने थर्ड क्वार्टर में क्लास ली है, और उसके अलावा फोर्थ क्वार्टर में क्लास ली है। वेंकट ने फोर्थ क्वार्टर में क्लास ली है और थर्ड क्वार्टर में क्लास ली है। रमन ने फर्स्ट और सेकंड क्वार्टर में क्लासेस ली है। अब हमारे पास जो है मल्टीपल एंट्रीज हैं, तो इसीलिए जब हम पाइवेटिंग अप्लाई कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है, एरर मिल रहा है। तो यहाँ पे जब हमने इसे रन किया तो हमें क्या मिला, एरर मिला। एरर क्यों मिला, क्योंकि अब हमारे पास ताहिरा के लिए जब हम यूएसए वाला कॉलम देखेंगे तो हमारे पास 2 एंट्रीज हैं, एक फर्स्ट क्वार्टर वाली और एक सेकंड क्वार्टर वाली। तो हमें नहीं समझ आएगा कि हम वहां पे कौन सी एंट्री जो है वो अप्लाई करें। बट मान लीजिए हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देते हैं, फंक्शन अप्लाई कर देते हैं पाइवेट टेबल। ठीक है, जब हम पाइवेट टेबल अप्लाई करेंगे, यहाँ हम वैल्यूज प्रोवाइड कर देते हैं क्लासेस। ये हमने क्लासेस दे दी। अब जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारा परफेक्टली वर्क करेगा। यहाँ पे हम इसे डिस्प्ले भी करवा देंगे, पहले हमने पाइवेटिंग की और उसके बाद उसे डिस्प्ले करवाया। तो अब जब हम इसे रन करके देखेंगे तो देखते हैं हमारे पास क्या आउटपुट आता है। ये देखिए, हमने कोई एक फंक्शन अप्लाई नहीं किया था, बट स्टिल हमारी पाइवेटिंग जो है वो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई। जकोब, यहाँ पे हमने इंडेक्स में क्या लिया था, कंट्री नेम। हमारे पास 3 ही कंट्री नेम थे, इंडिया, यूके, यूएसए, तो 3 रो बन गई उसके लिए। कॉलम्स में हमने ट्यूटर लिए, हमारे पास 4 ट्यूटर्स थे, जकोब, रमन, ताहिरा एंड वेंकट। तो हमारे पास 4 कॉलम्स जो है उनके लिए क्रिएट हो गए। ठीक है, अब हम एंट्रीज देखते हैं यहाँ पे। इसके साथ साथ हम एक्चुअल डाटा फ्रेम भी प्रिंट करवा लेते हैं ताकि हम दोनों को कंपेयर कर पाए। प्रिंट
DFT। अब इसे रन कर लेते हैं ताकि हमें दोनों एंट्रीज जो हैं वो साथ साथ देखने को मिल जाए। थोड़ा सा इसे स्क्रॉल अप कर लेते हैं क्योंकि हमें 0th एंट्री दिखाई नहीं दे रही। ये देखिए, अब हमारे पास दोनों डाटा फ्रेम पूरे जो है वो हमें दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए, ताहिरा के फर्स्ट हमारा कॉलम किसके लिए? जकोब के लिए। तो जकोब ने यूके में क्लासेस ली है, ठीक है, और जकोब ने इंडिया में क्लासेस ली है। तो यूके में 54 आ गया हमारे लिए और इंडिया में कितनी एंट्रीज आ गई? 56 आ गई। तो यहाँ तो यूनिक वैल्यूज की कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट हमारा कॉलम किसका है? रमन का कॉलम है। तो रमन के लिए देखते हैं, रमन ने कहाँ कहाँ क्लासेस ली? रमन ने यूके में क्लास ली है और रमन ने यूएसए में क्लास ली है। यहाँ भी रमन के लिए यूनिक एंट्रीज है। तो ये देखिए, रमन की यूके वाले कॉलम में आ गई 32 और यूएसए वाले कॉलम में 33 क्लासेस। अब उसके बाद है ताहिरा के लिए। ताहिरा ने फर्स्ट क्वार्टर में यूएसए में क्लास ली 34, ताहिरा ने सेकेंड क्वार्टर में भी यूएसए में क्लासेस ली 45। तो यहाँ पे ताहिरा वाले कॉलम में इंडिया और यूके में तो नैन आ गया क्योंकि उसने ना इंडिया में क्लासेस ली ना यूके में क्लासेस ली। बट यूएसए में उसने कितनी क्लासेस ली? 2 बार क्लासेस ली, एक बार 34, एक बार 45। तो यहाँ पे क्या आ गया? दोनों का मीन आ गया। आप चाहे तो मीन कैलकुलेट कर सकते हैं। 34 प्लस 45 क्या हो जाएगा हमारे पास? ये हमारे पास 79 आ जाएगा और 79 को जब 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 39.5। तो ये उन दोनों का मीन यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। वेंकट के लिए देखिए, वेंकट ने इंडिया में क्लासेस ली हैं 21 फोर्थ क्वार्टर में और वेंकट ने यूके में क्लासेस ली हैं 32। तो उसके लिए भी यहाँ पे दोनों केसेस में जो है अलग अलग एंट्रीज डिस्प्ले हो गई। अब अगर मैं यहाँ एग फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ, मान लीजिए कोमा एग फंक्शन इज इक्वल टू, यहाँ हम क्या करेंगे? फंक्शन का नाम प्रोवाइड करेंगे। तो मान लीजिए हमने फंक्शन का नाम दे दिया सम। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए? सम डिस्प्ले होना चाहिए, ठीक है। तो ये देखिए, पिछली बार यहाँ पे हमारा दोनों का मीन कैलकुलेट हुआ था 79 को 2 से डिवाइड करके, लेकिन इस बार हमें क्या मिला है? 79, क्योंकि हमने एड फंक्शन कौन सा अप्लाई किया? सम फंक्शन की वैल्यू का क्या हो जाए? सम हो जाए। तो यहाँ पे ताहिरा के लिए दोनों क्लासेस का क्या हो गया? सम हो गया। बाकी सारी एंट्रीज यूनिक थी, कहीं डुप्लीकेट नहीं थी, तो सारा रिजल्ट जो है सेम है। सिमिलरली अगर मैं यहाँ सम की जगह मैक्स फंक्शन अप्लाई कर देती हूँ, तो जब मैं यहाँ मैक्स फंक्शन अप्लाई करूंगी तो उस केस में क्या होगा? हमारा जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो डिस्प्ले होगी। तो ये देखिए, जब हमने इसे रन किया हमारे पास रिजल्ट में क्या क्या था? एक बार ताहिरा ने कितनी क्लासेस ली थी? 45 क्लासेस ली थी। और एक बार कितनी क्लासेस ली थी? इसे थोड़ा सा स्क्रॉल अप करके देख लेते हैं। एक बार उसने 34 क्लासेस ली थी। तो दोनों में से मैक्सिमम कौन सी है? 45। तो रिजल्ट में 45 डिस्प्ले हुआ। अगर हम मिन अप्लाई करते तो कितना डिस्प्ले होता? 34। चेक कर लेते हैं। इस बार हम यहाँ मैक्स की जगह क्या प्रोवाइड कर देंगे? मिन प्रोवाइड कर देंगे। इस बार जब हम रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? रिजल्ट में 34। अगर हम यहाँ मिन की जगह काउंट कर दें तो काउंट फंक्शन क्या करेगा? उन मल्टीपल एंट्रीज को काउंट करके डिस्प्ले करेगा। तो इस बार यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 2 डिस्प्ले हो जाएगा कि यहाँ पे इस प्लेस पे कितनी वैल्यूज आ रही है? 2। लेकिन देखिए, साथ साथ यहाँ बाकी सबका भी काउंट ही डिस्प्ले हुआ है, यानी कि हर वैल्यू के लिए काउंट हुआ है। इन सब ने एक एक बार क्लासेस ली थी तो 1 1 आया। यहाँ पे हमारे पास 2 एंट्री थी तो इसलिए उसके लिए क्या स्टोर हो गया? 2 स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन जो है वो पाइवेट टेबल पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे बाकी सब भी चेंज क्यों हुआ और बाकी सब केसेस में चेंज क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि जब हम मान लीजिए जब हमने सम फंक्शन लगाया तो क्योंकि हर एक वैल्यू यूनिक है तो सम किया तो भी उतना ही रिजल्ट रहा। जब हमने मिनिमम लिया तो जब वैल्यू ही सिंगल है तो वही मिनिमम होगी। जब मैक्सिमम फंक्शन अप्लाई किया तब भी कि जो एक ही वैल्यू है वही मैक्सिमम वैल्यू है, तो इसलिए कुछ चेंज नहीं हो रहा था। बट जब हमने काउंट लगाया तो यहाँ पे क्या डिस्प्ले हुआ? काउंट डिस्प्ले हुआ। तो एग फंक्शन जो है वो हर एंट्री पे अप्लाई होता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो डुप्लीकेट एंट्री है उसी पे वो फंक्शन अप्लाई होता है, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। आई होप पाइवेट टेबल फंक्शन का यहाँ तक का सबको क्लियर हो गया होगा। बट फिर भी अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स जो है वो कमेंट करके पूछ सकते हो। अब यहाँ बुक में कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं जिसमें हमने और एडवांस फंक्शनैलिटी जो है वो पाइवेट टेबल की पढ़ी है। तो यहाँ पे क्या दिया है कि मान लीजिए हमें डिस्प्ले करना है, कंसिडर द ट्यूटरिंग कंपनी डाटा, कंप्यूट टोटल क्लासेस पर ट्यूटर, कि हर ट्यूटर ने टोटल कितनी क्लासेस ली हैं, हमें सिर्फ ये डिस्प्ले करना है।
हमें मतलब नहीं है कि उसने कौन सी कंट्री में ली, हमें सिर्फ क्या चाहिए कि टोटल कितनी क्लास ली। तो यहाँ हमें कॉलम्स की जरूरत नहीं है, हमें अलग अलग कॉलम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ क्या चाहिए, टोटल क्लासेस। तो इस केस में हमने क्या किया, इंडेक्स हमने क्या दे दिया, ट्यूटर, कि हमारे पास हर ट्यूटर के लिए एक एक रो आ जाए, क्योंकि हमें हर ट्यूटर की क्लासेस कैलकुलेट करनी थी। तो हमें सभी ट्यूटर्स के नाम चाहिए, तो इंडेक्स हमने क्या ले लिया, ट्यूटर। बट हमें कॉलम्स की जरूरत नहीं है, हमें सिर्फ वैल्यूज में क्या चाहिए, क्लासेस चाहिए, हमें अलग अलग कॉलम में नहीं चाहिए, टोटल चाहिए। तो इसलिए हमने क्लासेस ले लिया और एग फंक्शन हमने क्या अप्लाई कर दिया, सम, कि सारी क्लासेस का क्या हो जाए, सम हो जाए। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट में ये मिल गया। इसे हम प्रैक्टिकली यहाँ से करके देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, इस कॉलम्स वाले कॉलम को स्किप कर देंगे और यहाँ पे इंडेक्स में हम कंट्री की जगह क्या ले लेते हैं, ट्यूटर ले लेते हैं। ठीक है, अब हमारा क्या होगा, हर ट्यूटर के लिए टोटल क्लासेस आ जाएंगी। यहाँ काउंट की जगह हमें फंक्शन कौन सा यूज करना पड़ेगा, सम फंक्शन। ठीक है, अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा कि हर ट्यूटर की टोटल क्लासेस कितनी है, क्योंकि सम किया है तो उसके टोटल मिलेगा। किसका सम, किसका टोटल मिलेगा, क्लासेस का टोटल मिलेगा। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, इस बार हमारे पास कॉलम नहीं आए, हमारे पास 4 ट्यूटर थे और चारों ट्यूटर्स की टोटल क्लासेस जो है वो डिस्प्ले हो गई कि जैकब की टोटल क्लासेस कितनी है, रमन की, ताहिरा की, वेंकट की। सिमिलरली अगर हमें ये देखना होता कि हर कंट्री में टोटल कितनी क्लासेस हुई हैं, तो हम यहाँ पे इंडेक्स में क्या ले लेते, कंट्री, COUN। स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा, जो हमारे कॉलम्स की हेडिंग में हमने स्पेलिंग लिखी है वही स्पेलिंग हमें यहाँ यूज करनी है। अब जब हम रन करेंगे तो हमें आउटपुट में क्या मिलेगा कि हर कंट्री में टोटल क्लासेस कितनी हुई है। इंडिया में टोटल 77 क्लासेस हुई हैं, यूके में 118 और यूएसए में 112 क्लासेस हुई हैं। तो इस तरीके से हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल क्या है, कंसीडर द ट्यूटरिंग कंपनी डाटा। उसी डाटा को कंसीडर कर रहे हैं, कंप्यूट नंबर ऑफ कंट्रीज पर ट्यूटर, कि हर ट्यूटर ने कौन कौन सी कंट्री में, यानी कि मतलब कितनी कंट्रीज में क्लासेस उसने ली है, ये हमें डिस्प्ले करना है। तो हमें काउंट करना है, तो हम कौन सा फंक्शन यूज करेंगे, काउंट फंक्शन यूज करेंगे। बट हमें काउंट करना क्या है, कंट्रीज को काउंट करना है। तो इस बार हमें वैल्यूज में क्या लेना पड़ेगा, कंट्रीज लेना पड़ेगा। अगेन हमें कॉलम की जरूरत नहीं है, हमें कंट्रीज को काउंट करना है। तो इसलिए हमने वैल्यूज में ले लिया कंट्रीज और फंक्शन में ले लिया काउंट, की कंट्रीज को हमें काउंट करना है। तो इस बार हमें क्या मिलेगा कि हर ट्यूटर ने कितनी कंट्रीज में पढ़ाया है वो हमें यहाँ से डिस्प्ले हो गया। तो इसे भी हम एक बार रन करके देख लेते हैं। यहाँ से इस बार हमें एग फंक्शन क्या लेंगे, काउंट, क्योंकि हमें क्या करना है, काउंटिंग करनी है। किसकी काउंटिंग करनी है, कंट्रीज की। तो यहाँ पे हम क्या ले लेंगे, कंट्री ले लेंगे। हर ट्यूटर ने कितनी कंट्रीज में पढ़ा है ये देखना है, तो इंडेक्स हम क्या ले लेंगे, ट्यूटर। अब हम इसे रन करके देखेंगे। तो जब हमने इसे रन किया तो ये देखिए, हर ट्यूटर ने 2-2 कंट्रीज में क्लासेस ली हैं, जकोब, रमन, ताहिरा और वेंकट ने। अब यहाँ पे एक चीज आपको और क्या नोटिफाई करनी है, वो ये कि जैसे ताहिरा वाला केस था, ताहिरा के केस में हमारे पास क्या था कि ताहिरा ने दोनों क्वार्टर्स में यूएसए में क्लास ली, यहाँ भी यूएसए में क्लास ली और यहाँ भी क्या किया, यूएसए में क्लास ली। तो बेसिकली ताहिरा ने एक ही कंट्री में क्लासेस ली है, मल्टीपल कंट्रीज में तो ली नहीं। बट फिर भी ताहिरा के केस में यहाँ पे रिजल्ट में क्या शो हो रहा है, 2 शो हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि आपको पता होगा काउंट फंक्शन सिर्फ क्या करता है, वैलिड एंट्रीज को काउंट करता है। उसे ये मतलब नहीं है कि वो एंट्रीज आइडेंटिकल है या फिर डिफरेंट है, वो सिर्फ वैलिड एंट्रीज को काउंट करेगा। अगर यहाँ पे कहीं पे नल होता तो वो नल को काउंट नहीं करता, बट अगर वैलिड एंट्री है तो वो उसे काउंट करेगा। तो ताहिरा के केस में उसे 2 बार यूएसए मिला, तो उसने दोनों बार अलग अलग काउंट किया, इसलिए यहाँ पे हमें रिजल्ट में क्या मिला, 2 मिला। इसी तरीके से यहाँ भी आप देख सकते हैं, हर ट्यूटर ने चारों क्वार्टर्स में क्लासेस ली थी, इसलिए सबके लिए 4-4 रिजल्ट शो हुआ है, भले ही उन्होंने सेम कंट्रीज में ही क्लासेस को रिपीट किया। ठीक है, अब आ जाते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। नेक्स्ट एग्जाम्पल हमें क्या कह रहा है, कंसीडर द ट्यूटरिंग कंपनी डाटा,
कंप्यूट टोटल क्लासेस बाय कंट्री, ये हम ऑलरेडी रन करके देख ही चुके हैं। पहले हमने देखा था कि हर ट्यूटर ने टोटल क्लासेस कितनी ली, फिर हमने देखा था कि हर कंट्री में कितनी टोटल क्लासेस हुई हैं। तो इंडेक्स में हमने कंट्री ले लिया था और काउंट सम हमें किसका करना था, क्लासेस का, तो इसलिए हमने वैल्यूज में क्लासेस और एग्रीगेट फंक्शन में हमने क्या ले लिया था, सम ले लिया था। तो वही सेम चीज जो है हमारी यहाँ पर भी डिस्प्ले हुई है कि हर कंट्री में टोटल क्लासेस जो है वो कितनी हुई है। नाउ नेक्स्ट पार्ट इज कंसीडर ट्यूटरिंग कंपनी डाटा, कंप्यूट टोटल क्लासेस ऑन टू फील्ड ट्यूटर एंड कंट्री वाइज। ठीक है, अभी तक जो हमने किया, हमने क्या किया था, एग्रीगेट फंक्शन जो है वो सिर्फ एक कॉलम पे अप्लाई किया था, बट यहाँ इस एग्जाम्पल में वो हमें क्या करने को बोल रहा है, वो हमें मल्टीपल कॉलम्स पे एग्रीगेट फंक्शन अप्लाई करने को बोल रहा है। यानी कि पहले तो हमें ट्यूटर वाइज एग्रीगेशन करना है और उस ट्यूटर में भी हमें कंट्री वाइज एग्रीगेशन करने को बोल रहा है। यानी कि हमारे पास अब कितने ट्यूटर थे, 5 ट्यूटर थे, तो हमें हर ट्यूटर को कंसीडर करना है। जैसे मान लीजिए पहले हमने क्या लिया, ताहिरा का लिया, तो ताहिरा ने किस किस कंट्री में क्लासेस ली है और फिर उसके बाद सम किया। अब ताहिरा ने यूएसए में 2 बार क्लासेस ली थी, तो उन दोनों का सम हमें करना है। जिस कंट्री में 1 बार ली थी तो उसका 1 बार, तो हमें टोटल क्लासेस देनी है ट्यूटर वाइज कंट्री वाइज, कि पहले ट्यूटर वाइज सम करना है उसके बाद कंट्री वाइज। यानी कि आप रिजल्ट में यहाँ देख सकते हैं इस तरीके से हमें आउटपुट चाहिए। पहले हमने ट्यूटर का नाम लिया अनुषा, अब अनुषा ने कौन कौन सी कंट्री में क्लासेस ली वो हमने लिखा यहाँ। अब हर कंट्री में कितनी क्लासेस ली वो हमने डिस्प्ले किया। उसने जापान में 2 बार क्लासेस ली थी, तो दोनों का यहाँ पे सम डिस्प्ले हुआ, क्योंकि हमें टोटल क्लासेस डिस्प्ले करनी है उस कंट्री की। सिमिलरली गुरजोत ने 3 कंट्रीज में लिया था, उसने यूएसए में 2 बार क्लासेस ली थी, तो यूएसए के लिए उसका सम हो गया, बाकी सारा जो है यूनिक एंट्रीज थी। जकोब ने ब्राजील में 2 बार क्लासेस ली थी, तो ब्राजील के लिए सम डिस्प्ले हुआ। ताहिरा ने यूएसए में 2 बार क्लासेस ली थी, तो उसका यूएसए के लिए सम हुआ। और वेंकट का क्या था, वेंकट ने यूएसए में 3 बार क्लासेस ली थी, तो उसका यूएसए के लिए जो है सम हो गया तीनों क्लासेस का। अब ये होता कैसे है, हमें ये तो पता चल गया कि हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, लेकिन हम इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल कैसे करेंगे। यू मे एग्रीगेट द रिजल्ट बाय मोर देन वन फील्ड, हम अपने रिजल्ट को एक से ज्यादा फील्ड पे भी एग्रीगेट कर सकते हैं। अनलाइक प्रीवियस 2 सिनेरियोज वेयर वी हैव एग्रीगेटेड द रिजल्ट बेस्ड ऑन सिंगल फील्ड। अभी तक हमने जो 3 एग्जांपल्स किए, हमने एक फील्ड के बेसिस पे रिजल्ट को एग्रीगेट किया था, बट अगर हम चाहें तो हम उसे मल्टीपल फील्ड के बेसिस पे भी एग्रीगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू कंप्यूट टोटल क्लासेस ट्यूटर एंड कंट्री वाइज, अगर हम ट्यूटर और कंट्री वाइज टोटल क्लासेस जो है वो डिस्प्ले करना चाहते हैं, देन यू नीड टू सेट द इंडेक्स आर्गुमेंट टू इंक्लूड बोथ द फील्ड एंड द सम आईडी टू बी कैलकुलेटेड। तो यहाँ पे हमें करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स के केस में हमें क्या करना है, लिस्ट की फॉर्म में उन दोनों आर्गुमेंट्स को प्रोवाइड कर देंगे जिनके बेसिस पे हमें फंक्शन परफॉर्म करना है। इस बार हमें ट्यूटर और कंट्री दोनों ही चाहिए, तो यहाँ हमने ट्यूटर और कंट्री दोनों को इंक्लूड किया। पहले हमने ट्यूटर लिखा था, तो पहले ट्यूटर वाइज जो है सेग्रीगेट हो जाएगा डाटा, फिर हर ट्यूटर के लिए अलग अलग कंपनी के लिए, अलग अलग कंट्री के लिए जो है वो डाटा डिस्प्ले हो जाएगा। तो यहाँ ट्यूटर और कंट्री के केस में पहले ट्यूटर आ गया, फिर कंट्री आ गया, और उसके बाद हमने एग्रीगेट फंक्शन सम यूज किया था, तो क्लासेस का क्या डिस्प्ले हो गया, सम डिस्प्ले हो गया। हम इसे प्रैक्टिकली भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे हम इंडेक्स में क्या प्रोवाइड करेंगे, इंडेक्स में हमें ट्यूटर और कंट्री दोनों के बेसिस पे करना है, तो हम लिस्ट की फॉर्म में ट्यूटर कॉमा और क्या प्रोवाइड कर देंगे, कंट्री प्रोवाइड कर देंगे। ये हमारी लिस्ट रेडी हो गई। वैल्यूज में हमें क्या प्रोवाइड करना था, क्लासेस प्रोवाइड करना था। ठीक है, तो यहाँ हम क्या दे देंगे, क्लासेस, और एग्रीगेट फंक्शन हमें कौन सा चाहिए था, सम चाहिए था, तो यहाँ हम सम फंक्शन जो है प्रोवाइड कर देंगे। अब जब हम इसे रन करेंगे तो हमें डाटा कैसे मिलना चाहिए, ट्यूटर वाइज और कंट्री वाइज। तो हम इसे रन करके देखते हैं। ये देखिए, पहले हमारे पास कितने ट्यूटर थे, 4 ट्यूटर थे, तो ट्यूटर वाइज सेपरेट हुआ डाटा। अब हर ट्यूटर के अंदर भी, अब ये देखिए, अगर हम ये कंट्री कॉलम हटा देते थे, मान ली मैं इसे आपको, अगर हम इतना पार्ट हटा देते थे तो क्या होता था, हर ट्यूटर की टोटल क्लासेस डिस्प्ले हो जाती थी। मान लीजिए मैं इसे यहाँ से हटा देती हूँ, ठीक है। अब अगर मैं इसे रन करती हूँ, ये लिस्ट वाला पार्ट भी यहाँ से हटा दो,
अब जब मैं इसे रन करती हूँ तो मुझे रिजल्ट क्या मिलता है, हर ट्यूटर की टोटल क्लास मिलती है कि जकोब की 110 क्लासेस हैं, रमन की 65 क्लासेस हैं, ताहिरा की 79 क्लासेस हैं और वेंकट की 53 क्लासेस है। बट मैं कहती हूँ मुझे हर ट्यूटर की टोटल क्लासेस नहीं चाहिए, मुझे ये देखना है कि इस ट्यूटर ने कौन कौन सी कंट्री में टोटल कितनी क्लासेस ली है। तो इस ट्यूटर के जो सम है क्लासेस का, इसे भी मुझे फर्दर किस में डिवाइड करना है, कंट्री वाइज में। तो मैं यहाँ क्या अप्लाई कर दूंगी, यहाँ पे हम कंट्री वाइज ऐड कर देंगे। ठीक है, अब जब हम डिस्प्ले करेंगे तो ये वाला जो रिजल्ट था ये अभी तो ट्यूटर वाइज था, अब ये आगे ट्यूटर का ही कंट्री वाइज और जो है वो सेपरेट हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, पहले जकोब की 110 आ रही थी, अब जकोब की जो है दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग आ रही है। सिमिलरली रमन की दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग आ रही है। ताहिरा ने एक ही कंट्री में ली थी तो उसका एक ही कंट्री के लिए आ रहा है। वेंकट का भी दोनों कंट्रीज के लिए अलग अलग टोटल जो है वो डिस्प्ले हो रहा है। तो आई होप हर स्टूडेंट को ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। फिर भी किसी भी स्टूडेंट को कहीं भी कोई भी डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट करके जो है पूछ सकते हैं। इसके साथ ही हमारा ये फंक्शन जो है वो कंप्लीट हो गया है। यहाँ सिर्फ आपको एक और नेक्स्ट एग्जांपल दिया है कि अगर आपको सम की जगह मीन कैलकुलेट करना है दोनों फील्ड्स पे, तो यहाँ हमने एग्रीगेट फंक्शन क्या अप्लाई कर दिया, मीन अप्लाई कर दिया। तो सेम वही चीज है, बट इस बार सम की जगह यहाँ पे क्या डिस्प्ले हो रहा है इस डाटा में, ये मीन डिस्प्ले हो रहा है हमारा। तो हम कोई भी एग्रीगेट फंक्शन दे सकते हैं, सम, मीन, मैक्स, काउंट, वही हमारा फंक्शन जो है वो अप्लाई हो जाएगा। You can use any of these aggregate function for egg function argument। egg function के लिए हम इनमें से कोई सा भी aggregate function use कर सकते हैं। count, sum, mean, median, min, max, mode, standard deviation, variation, ये सारे जो हमने लास्ट वीडियो में पढ़े थे, इनमें से कोई भी एग्रीगेट फंक्शन हम यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ हमारा पाइवेट टेबल वाला पार्ट जो है वो फिनिश हो गया है। नेक्स्ट पार्ट जो है हमारा वो सॉर्टिंग है। सॉर्टिंग को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये वीडियो हमारी पाइवेट टेबल पे बेस्ड थी। पाइवेट टेबल वाला पार्ट कंप्लीट हो गया है, पहले इसे अच्छे से रिवाइज कीजिए। इसमें आपके जो भी डाउट्स आ रहे हैं वो डाउट्स कमेंट करके पूछिए, अच्छे से रिवाइज कीजिए और फिर हम सॉर्टिंग वाला टॉपिक जो है वो स्टार्ट करेंगे। अगर वीडियो समझ में आ रही है, आपको अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। टिल देन स्टडी हार्ड, बाय।